नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मुझे रूठने ना देना, जिसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला, उसकी ये सेकंड एपिसोड है और होपफुली कि आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेकंड एपिसोड को बगैर किसी देर के। हेलो मिसेस शरोज़ अहमद। साकिब हसन के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी आंखें झुलमिलाने लगी और उसके रोकते रोकते भी वो रो पड़ी। बेवकूफ़, यह क्या कर रही हो? वो परेशान हुआ और दबी दबी आवाज़ में उसे रोने से मना किया, तो उसने सारे आंसू रुमाल में जज्ब कर लिए। ये बताओ, खाने से पहले क्या लोगी? वो उसका मूड ठीक करने के लिए पूछने लगा, फिर उसका जवाब सुने बगैर वेटर को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। फिर उसकी तरफ देखते हुए बहुत संजीदगी से बात करने लगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे असूल के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, लेकिन मुझे ये तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। वो फ़ौरन बोल पड़ी। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करता? फौरी तौर पर दौलतमंद बन नहीं सकता था और मेरी मौजूदा पोजीशन तुम्हारी वालदा के लिए काबिल कबूल नहीं थी। फिर एक यही रास्ता मेरी समझ में आया। मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि दोनों मिलकर इस मसले का कोई हल सोचें, लेकिन मैं तुम्हारी राह देखता रहा और तुम फिर लौट कर उस रास्ते पर नहीं आई जहाँ मैं घंटों तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा रहता था। अम्मा को जाने क्या शुबा हुआ कि उन्होंने उसी दिन मेरा कॉलेज छुड़वा दिया जिस दिन तुम्हारी अम्मा और अनीला आई थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था और फिर अपने तौर पर मैंने जो सोचा उस पर अमल भी कर डाला। यकीन करो, मैंने बहुत मुश्किल से शहरोज़ अहमद को इस बात पर आमादा किया कि वो तुमसे निकाह कर लें। वो किसी तरह मान ही नहीं रहते, बल्कि पहली बार तो मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गए थे। उन्हें मेरी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। बहरहाल पूरा एक हफ्ता लगा उन्हें इस बात पर राज़ी करने में। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, मैं क्या करता रबिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये ख्याल कि तुम मेरी नहीं हो सकती मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रहा था। अब भी तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ। हो नहीं, लेकिन ये इत्मीनान तो है कि मेरी हो जाओगी। और यकीन करो, जब तक मुझे ये इत्मीनान नहीं मिल गया था तब तक मैं हर बात से बेगाना था, बल्कि दीवाना हो गया था। बस यही कसर रह गई थी कि लोग हाथों में संग उठा लेते। अपनी आखिरी बात पे शायद वो महजूज हुआ था कि हल्के से हंस दिया, जबकि वो इसी तरह संजीदा थी। पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इसी हफ्ते किसी भी दिन चला जाऊँगा। मेरा सब काम ओके हो गया है, बस सीट ओके करवाने की देर है। फिर आओगे कब? बहुत जल्द। मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 2 साल? वो हौल कर बोली। 2 साल पलक झपकते में गुजर जाएंगे रबिया, तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम हर फिक्र से आज़ाद होकर जा रहे हो। मेरे बारे में सोचा है कि मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड है? क्या मतलब? उसे जैसे उसकी बात समझ ना आई थी। एक ऐसे शख्स के साथ रहना जिससे मेरा कोई नाता नहीं, आसान है क्या? और फिर क्या सोचेंगे शहरोज़ अहमद कि मैं उनके घर में रहकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और अगर शहरोज़ के अलावा किसी को ये बात मालूम हो गई तो? तुम खामखा अंदेशों में मत घिरो रबिया, वो उसे समझाते हुए कहने लगा। ये बात हम तीनों के सिवा किसी को नहीं मालूम और ना होगी। मैं तुम्हारी खातिर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, मैंने शहरोज़ अहमद से बात कर ली है। मेरी वापसी से 2-3 महीने कबल वो तुम्हें तलाक दे देंगे। फिर मैं यहाँ आते ही तुमसे शादी कर लूँगा। उसके खामोशी से देखने पर कहने लगा, मेरा ख्याल है उस वक्त तुम्हारी अम्मा इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि एक तो मैं उनके मेयार के मुताबिक बनकर आऊँगा, दूसरा उन्हें अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए रिश्ते की तलाश होगी। मोहब्बत अंधी होती है ये तो सुना था, लेकिन कोई भी मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। साकिब हसन, मेरे माथे पर तलाक का लेबल लगते ही जो अफसाने बनेंगे उनके बारे में क्या ख्याल है? बेवकूफ़, ये सब वक्ती बातें होती है, फिर बहुत जल्द लोग भूल भी जाते हैं। और जब हम दोनों खुशो खरम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वही लोग जो बातें बनाएंगे फिर हमारी ज़िंदगी पर रश्क करेंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, शायद नहीं, यकीनन। लेकिन ये तो बताओ, इन 2 सालों में मैं क्या करूँ? और जवाब में उसने वही बातें दोहराई जो अक्सर उसके साथ पूछने पर कहा करता था। तुम तो बस इतना करना मेरी जान कि मेरे हवाले से अच्छे अच्छे ख्वाब सजाना, और तुम्हारी आंखों में जो मैंने मोहब्बतों के दीप जलाए हैं उन्हें यूं ही जलाए रखना। मैं वापसी में उन्हीं जलते दीपों की रोशनी में तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर दूंगा, हसीन ताबीर। ये मेरा वादा है, साकिब हसन का वादा, जो तुम्हारी कसम तुम्हारे बिना ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता। साकिब हसन का मोहब्बतों से चूर लहजा उसे अपनी गिरफ्त में ले गया। वैसे भी उसने अपनी किताब ज़िंदगी के उस बाब को बंद नहीं किया था जो दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़ती। हर वर्ग सामने था और हर लफ्ज़ वाज़े। सुनो, वो कहने लगा, शहरोज़ अहमद की तरफ से किसी अंदेशे में गिरफ्तार मत होना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम पर किसी बात को जताएंगे नहीं। वैसे तुम कोशिश करना कि ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के घर रहो। लड़कियाँ मैके जाते ही रहती हैं, तुम भी किसी न किसी बहाने चली जाया करना। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। बस तो मैं उम्मीद रखूँ कि अब तुम आज़रदा नहीं होगी। शहरोज़ बता रहे थे कि तुम बहुत उलझी हुई सी नज़र आती हो। उलझन तो थी और शायद अब भी है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि इन हालात से समझौता कर सकूं। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालती हुई बोली, मैं वापस कैसे जाऊंगी?
मेरा ख्याल है शहरोज़ खुद लेने आएंगे, बल्कि तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि आई या नहीं। वो उठकर चला गया। कुछ देर बाद आकर कहने लगा, शहरोज़ आ चुके हैं, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद यहाँ से निकलूँगा। फिर बहुत आहिस्ती से उसका हाथ थाम कर बोला, 2 साल के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उसके होंठों से ने बेआवाज़ जुम्बिश की और वो बस लम्हा भर को उसकी तरफ देख सकी, फिर फ़ौरन उठकर चली आई। शहरोज़ अहमद गाड़ी लिए मुंतज़िर थे। वो बहुत खामोशी से दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उनके बराबर बैठ गई और वो भी उसी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर ले आए। आपने क्यों ज़हमत की, ड्राइवर को भेज देते। वो अपनी हथेलियों पर ठहरी नमी टिश्यू पेपर में जज्ब करती हुई बोली। अरे, वो हैरान हुए, आप तो वाकई खासी बेवकूफ़ हैं। क्या मतलब? ड्राइवर से मैंने ये कहकर आपको लेने भेजा था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब अगर वो गाड़ी लेकर आता तो आपकी तनहा वापसी मशकूक ना होती। वैसे भी इस वक्त अम्मी के सामने हम दोनों को साथ जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या समझे। उनकी वजाहत पर वो अपनी अहमकाना बात पर दिल ही दिल में खासी नादिम हुई, इसलिए कुछ कह न सकी। मेरा ख्याल है साकिब ने आपको टेंशन से निकाल लिया होगा और अब आप मुझे कसूरवार नहीं समझेंगी। वो कैसे टॉन करते हुए कहने लगे, कसूरवार कोई भी नहीं है, मैं खुद हूँ। उसने कहा, रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो समझ गया वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, और दूसरा कोई मौजू था भी तो वो उससे क्या बात करते, इसलिए बकिया रास्ता खामोशी में कटा। साकिब हसन चला गया। जिस रोज़ वो जा रहा था उस रोज़ उसने अपने जाने की इत्तला उसे फ़ोन पर दी। वो बहुत आज़र्दा हो रहा था, उसका लहजा टूटा हुआ था। रबिया, काश मैं हालात का शिकार ना होता, या फिर तुम्हारे घर वाले मुझे अपने ही जैसा समझकर कबूल कर लेते, तो हमारे दरमियान ये वक्ती दूरी भी हायल ना होती। मैं यहीं तुम्हारे आसपास रहकर बेहतर ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करता, या फिर कहीं जाता भी तो तुम मेरे साथ होती। उसके टूटते लहजे पर रबिया का दिल दुखने लगा था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ हूँ, लेकिन मसाइल हमेशा तो नहीं रहते ना, बल आखिर जद्दोजहद उन्हें मात दे ही देती है। और अब जबकि मैं भी अपने मसाइल को मात देने जा रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों बजाय खुश होने के मेरे अंदर उदासियों के मौसम घर करते जा रहे हैं। तुम अपने घर से दूर जा रहे हो ना, इसलिए। उसने कहा था, घर से नहीं रबिया, तुमसे। तुम मुझे बहुत याद आओगी। वो कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें याद करूंगी, लेकिन अपने आसपास शहरोज़ अहमद को महसूस करके उसने अपने होंठ भींच लिए थे, लेकिन आंखों में उतरते पानी को नहीं रोक सकी थी, जिसने उसकी पलकों को भी नम कर दिया था। तुम रो रही हो? उसकी खामोशी महसूस करके वो पूछने लगा था। नहीं तो। आवाज़ में आंसुओं की अमेजिश शामिल थी। प्लीज़ रबिया, रोना मत। उसने फ़ौरन टोक दिया, वरना मैं बहुत डिस्टर्ब रहूँगा। उसने पलकों पर उतरी नमी उंगलियों के पूरों पर समेट ली थी, और जब रिसीवर रखकर वो पलटी तो शहरोज़ सोफे पर बैठे अपनी कोई फ़ाइल देख रहे थे। वो हकीकतन उसकी तरफ मतवज्जे नहीं थे, लेकिन उसे लगा जैसे उनका रोम रोम उसकी तरफ मतवज्जे हो। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई, और उसी शाम उसने शहरोज़ अहमद से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अम्मा के घर जाना चाहती हैं। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने अम्मी से जिक्र किया और फिर उनकी इजाज़त से खुद उसे अम्मा के घर छोड़ गए थे। आज तीसरा दिन था उसे अम्मा के घर आए हुए, और यहाँ क्योंकि आसपास शहरोज़ अहमद मौजूद नहीं थे, इसलिए उसकी सोचों पर सिर्फ साकिब हसन काबिज़ था। गुज़श्ता 3 दिनों से वो न सिर्फ उसकी संगत में गुजरे लम्हात को सोचती रही थी, बल्कि आइंदा के बारे में भी बहुत कुछ सोच डाला था। इस वक्त भी वो बरामदे में तनहा बैठी थी। छोटी आपा रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। कलसूम और हुमा अंदर पता नहीं किस काम में मसरूफ़, और अम्मा मगरिब की नमाज़ पढ़ने के घर से अभी उसके पास से उठकर गई थी। आंगन में लम्हा ब लम्हा उतरता अंधेरा मलगजे से उजाले को अपनी आगोश में समेटने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई दिनों से सर्दी अपने अरूज पर थी। अभी जाते हुए अम्मा उससे कह कर गई थी कि वो भी अंदर चली जाए, लेकिन उसे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। तख्तपोश पर टांगों को ज़रा सीधा करके उसने चादर पैरों पर डाल ली और पुष्ट दीवार के साथ लगाई तो एक सर्द लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। इसके बावजूद वो यूं ही बैठी रही। आसपास यादों के जुगनू चमके तो वो हर शय से बेगाना हो गई। पलके एक दूसरे से गले मिली कि वो ख्वाबे जजीरों में भटकने लगी। छोटी आपा किचन से निकल कर आई तो उसे यूं बैठे देखकर ठठक कर रुक गई। पहले वो यही समझी कि वो बैठे बैठे सो गई है, लेकिन जब गौर किया तो उसकी पलकें हल्के हल्के लर्ज रही थी, और वो जाने किसके तसव्वुर में खोई हुई थी कि होंठ दिलकश मुस्कुराहट की गिरफ्त में थे। छोटी आपा ने उसका ये रूप कुछ देर तक दिलचस्पी से देखा, लेकिन उन्हें कदरे हैरत भी हो रही थी, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी वो अफसरदा और उलझी हुई नजर आई थी, और इस वक्त वो पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट देख रही थी। अपने तौर पर उन्होंने यही क्यास किया कि वह हालात से समझौता करके शहरोज़ अहमद को दिल से कबूल करते हुए मुतमईन हो गई है। उन्हें इस ख्याल से खुद भी इत्मीनान हुआ, और वो उसे उसके हाल पर छोड़कर अंदर जाने को थी कि उसी वक्त उसने आंखें खोल दी। छोटी आपा को सामने देखकर वो कदरे झिंप गई। यहाँ सर्दी में क्यों बैठी हो? छोटी आपा अंदर जाने का इरादा तर्क करके उसके पास बैठ गई। बस यूं ही, वो टांगे समेटती हुई बोली। कुछ देर तक छोटी आपा उसकी तरफ देखती रही, फिर उसे छेड़ने की घर से बोली, अभी तसव्वुर में तुम शहरोज़ से बातें कर रही थी।
नहीं तो, वो फ़ौरन कह गई। फिर छोटी आपा के सवालिया नज़रों के जवाब में वो सटपटा गई, नज़रें चुराती हुई बोली, छोटी आपा मैं तो बस यूं ही बैठी थी। अच्छा, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। रबिया, मुझे इंसानों की बहुत ज़्यादा पहचान तो नहीं है, लेकिन शहरोज़ के बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? यहीं के गुजरी तमाम बातों को भूल जाए, और अब जबकि एक अच्छा इंसान तुम्हारा शरीके सफ़र है, तो अपने दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रखो, और यही नहीं बल्कि हमेशा उसके साथ वफादार रहने का अहद भी करो। छोटी आपा, वो तवील सांस लेकर बोली, जब गुजरी बातों को भूल जाऊंगी तब आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। कदर तवक्कुफ के बाद राजदारी से कहने लगी, एक बात बताऊं, साकिब हसन बाहर चला गया है। तुम्हें कैसे पता चला? छोटी आपा नागवारी से पूछने लगी। एक दिन अनिला से मुलाकात हुई थी, उसने बताया था। छोटी आपा की नागवारी महसूस करके उसने झूठ बोला। देखो रबिया, तुम्हें अब इन बातों से दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। साकिब हसन यहाँ रहे या कहीं भी जाए, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने घर को देखो। उसके सर झुकाने पर कहने लगी, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, और ख़ास तौर पर शहरोज़ का मुआशरे में एक नाम है, मकाम है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को भी ये मालूम हो गया कि तुम्हारे दिल में अब भी किसी और का ख्याल है, तो वो उससे ना सिर्फ अपनी तौहीन समझेंगे बल्कि। छोटी आपा, वो उनकी बात काट गई, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। आप चाहती हैं मैं गुजरी हर बात भुला दूँ? ज़रूर भुला दूँगी, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन तुम कोशिश भी तो करो। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी आपा, आप फिक्र ना करें, वो मुस्कुराकर बोली। अब उन्हें कैसे बताती कि उसे ऐसी कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वो ख्वाब सारे जो उसने इस आंगन में बैठकर सजाए थे, कभी फूलों की क्यारी के पास खड़े होकर, कभी गर्मियों की रातों में खुले आसमान तले चारपाई पर सीधी लेटी तो सितारों के झुरमुट को देखते हुए, उन सारे ख्वाबों की ताबीर उसे उस शख्स के ज़रिए से मिलने वाली है जिसके साथ वो उसे वफादार रहने का दर्स दे रही हैं। रबिया, सोफिया, अम्मा उन दोनों को पुकारती हुई आ गई। बेटा, इतनी ठंड में यहाँ कैसे बैठी हो? अंदर चलकर बैठो। चले छोटी आपा, वो चादर पहनकर उठती हुई बोली। ज़रा छोटी दोनों को भी देखिए क्या कर रही हैं। छोटी आपा भी उठ खड़ी हुई, फिर दोनों अंदर आकर बैठी ही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। उनके आते ही कुलसूम और हुमा ने दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया। खाने के दौरान ही बस अब्बा मियाँ ने उन सब से थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद अपने बिस्तर पर चले गए। वो चारों बहनें अब्बा मियाँ को शब्बा खैर कहकर छोटे कमरे में आ गई। लहाफों में दबक कर कुछ देर तक हंसी मजाक करती रही। फिर जब नींद आने लगी तो हुमा ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। सुबह नमाज के बाद जब अम्मा नाश्ता बनाने की घर से किचन में गई तो वो भी उनके पीछे चली गई। उसे देखकर अम्मा कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों अम्मा, मेरा यहाँ दाखिला मना है क्या? वो पीढ़ी खींचकर बैठती हुई बोली, नहीं बेटा, मना क्यों है? मैं तो सर्दी की वजह से कह रही हूँ। सर्दी सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। और आप हटिए, नाश्ता मैं बनाऊँगी। ना बेटा। अम्मा, आखिर पहले भी तो मैं बनाया करती थी। पहले की बात और थी, अब तुम यहाँ मेहमान हो। कोई मेहमान नहीं हो, बस आप हटिए। उसने ज़बरदस्ती अम्मा को वहाँ से हटाकर अंदर भेज दिया और ख़ुद उनकी जगह पर आ बैठी। जब से वो किचन का काम करने के काबिल हुई थी तब से सुबह अम्मा के साथ मिलकर नाश्ता वहीं बनाया करती थी। उसे उस घर से गए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर भी उसे यूँ लगा जैसे वो एक लंबे अरसे के बाद उस जगह पर बैठी हो। कल सुबह और उमा स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के घर से किचन में आई तो उसे रोटी पकाते देखकर हैरान हुई। आप क्यों पका रही हैं? फजूल सवाल करने की बजाय आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। उसने मग्गों में चाय डालकर उन दोनों के सामने रख दी। बड़ा मज़ा आया जो अभी शहरोज़ भाई आ जाएं। कुलसूम नवाला मुंह में रखकर चाय का घूंट लेते हुए बोली। हाँ, कहेंगे मेरी बीवी से काम करवा रहे हैं, आइंदा नहीं भेजूंगा। हुमा हंसते हुए बोली, वैसे आप ही शहरोज़ भाई हैं बहुत अच्छे, इतने हैंडसम, इतने जीनियस। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। ट्रे में अब्बा मियाँ के लिए नाश्ता रखने लगी। आपको खुशी नहीं हुई? हुमा के पूछने पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। किस बात की? वही, हम शहरोज़ भाई की तारीफ़ कर रहे हैं। करती रहो। वो ट्रे उठाकर उन दोनों के दरमियान से निकलती हुई अंदर आ गई। अब्बा मियाँ के सामने ट्रे रखी तो उन्होंने उसे भी अपने पास बिठा लिया और अपने साथ नाश्ता करने पर इसरार किया। अम्मा जल्दी से उसके लिए चाय बनाकर ले आई तो वो शर्मिंदा हो गई। अम्मा, मैं खुद ही ले आती। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब तुम नाश्ता कर लो। उसने खामोशी से अब्बा मियाँ के साथ नाश्ता किया। फिर क्योंकि अम्मा ने उसे कोई काम नहीं करने दिया इसलिए वो दोबारा जाकर लहाफ में घुस गई। उसका सोने का इरादा नहीं था, लेकिन नींद मेहरबान हो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली काफ़ी दिन चढ़ आया था। छोटी आपा सफाई वगैरह से फारिग हो चुकी थी। वो बिस्तर से निकलकर बाहर आई तो अम्मा धूप में बैठी नजर आई। उनके साथ बुआ भी थी, अपने मखसूस अंदाज में सरगोशियों में बातें कर रही थी। उठ गई बेटा? उसने बुआ को सलाम किया तो उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा पूछने लगी, हाँ, मैं सोना तो नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे नींद आ गई।
वो स्वेटर उतारकर अम्मा के पास ही बैठ गई। बदन को धूप अच्छी लग रही थी। बेटा शादी हो जाए तो फिर मैके में लड़कियां सिर्फ सोने ही के लिए आती हैं, बुआ कहने लगी। ससुराल में नींद अपनी कहाँ रहती है, मियाँ की नींद सोना और मियाँ की नींद उठना। फिर जब बच्चे हो जाते तो औरत उनके लिए वक्फ हो जाती है। बुआ आज कैसे आना हुआ, वो इस मौजू से हटने की घर से पूछने लगी। बेटा तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। और इससे पहले कि बुआ तफसील बताती, छोटी आपा किचन से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। अम्मा मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए सोचना छोड़ दें, और बुआ मैं आपको भी कई बार मना कर चुकी हूँ। फिर आप क्यों हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी का पैगाम लेकर चली आती हैं? मुझे नहीं करनी शादी, और आप सुन लें अम्मा, अगर कोई इस नीयत से हमारे घर आया तो मैं उसे दरवाजे ही से वापस कर दूंगी। सोफिया, अम्मा शायद उन्हें समझाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बात कहकर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। तुम्हारी लड़की तो बहुत बदतमीज़ हो गई है, बुआ नाक पर उंगली रखते हुए बोली। नहीं बुआ, वो फौरन बोल पड़ी। छोटी आपा बदतमीज़ नहीं है, असल में अब तक उनके साथ जो कुछ होता रहा है उससे दिल बर्दाश्त होकर वो ऐसी बातें कह गई हैं। रबिया ठीक कह रही है, अम्मा ने उसकी तायद की। फिर बुआ जो उठने का इरादा कर रही थी, अम्मा ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। अलबत्ता वो वहाँ से उठाए। अंदर आकर देखा छोटी आपा हस्बे आदत चादर में पनाह गुज़ीन हो चुकी थी। वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जानती थी इस वक्त ना वो कुछ सुनेंगी ना कहेंगी, और हो सकता उसे डांट भी दे, इसलिए वो फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़कर किचन में आ गई। छोटी आपा सब्जी बनाते हुए उठकर गई थी। उसने उनकी जगह संभाली। फिर अम्मा ने बार बार मना करने के बावजूद उसने ना सिर्फ सब्जी बनाई बल्कि चढ़ा भी दी। फिर चावल निकाल कर चुनने लगी। उसे छोटी आपा के दुख का हमेशा से एहसास रहा था, और इस वक्त भी वो उन्हीं के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। काश मैं छोटी आपा के लिए कुछ कर सकती, उसने सोचा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने और फिर हॉर्न की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। चावलों की सतह पर उसकी हरकत करती उंगलियां ठहर गई। फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी और उसने अम्मा को दरवाजे की तरफ जाते देखा। वापसी में शरोज़ अहमद अम्मा के साथ आ रहे थे। उसने चाहा कि जल्दी से हाथों में पकड़ा चावलों का थाल किनारे पर रख दे और खुद भी दरवाजे की ओट में हो जाए, लेकिन वो बस सोचती रह गई। उधर अम्मा भी उन्हें अंदर ले जाना चाहती थी, और वो पता नहीं किस मूड में थे। अंदर जाने के बजाय वहीं धूप में रखी चारपाई पर आ बैठे, और बैठते ही उनकी नज़र उस पर पड़ी तो हाथ के इशारे से सलाम किया, और वो बेख्याली में उनकी तरफ देखे जा रही थी। एकदम खड़ी होगी, चावलों का थाल शेल्फ पर रखकर किचन से निकली तो अम्मा उससे कहने लगी, शरोज़ के लिए अंदर से कुर्सी उठा लाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो फ़ौरन बोल पड़े। अच्छा तो बेटा आराम से बैठो। अम्मा झट अंदर चली गई। वो वैसे भी शरोज़ के आने से बौखला जाया करती थी। बहुत कम वक्त में चाहती थी कि उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर डाले। उस वक्त भी वो पिछले दरवाजे से पड़ोस के किसी बच्चे को बुलाने चली गई थी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए, उन्होंने बेहद आम से लहजे में उसे मुखातिब करके कहा। तो वो चारपाई के दूसरे सिरे पर जा बैठी। आप इस वक्त कैसे आए, वो यूं ही बात करने की घर से पूछने लगी। हाँ, मेरा इस वक्त आना वाकई अचंभे की बात है। मेरा ख्याल था अभी आप कुछ दिन यहीं रहेंगी, लेकिन अभी ऑफिस में अम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा है मैं इसी वक्त आपको ले आऊँ। वो सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगी। अगर आप नहीं जाना चाहती तो। नहीं, मैं चल रही हूँ। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और अंदर जाने को थी कि वो कहने लगे, सुनिए ज़रा अपना हुलिया ठीक कर लें। जी। वो जल्दी से अंदर आ गई। अपने आप पर नज़र डाली, कपड़े शिकन आलूद थे, और दोबारा जब सोकर उठी थी तो मुंह भी नहीं धोया था। दिल दिल में शर्मिंदा होती हुई बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त अम्मा हाथों में थैला उठाए पिछले दरवाजे से नमूदार हुई। आप कहाँ चली गई थी, वो स्त्री की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई पूछने लगी। ये समोसे वगैरह, और मैंने तुम्हें मना किया था बावर्ची खाने में मत बैठो। क्या सोचते होंगे शहरोज़ के 2 दिन यहाँ रहने के लिए आई और हमने तुम्हें काम पर लगा दिया। अम्मा दबी दबी आवाज़ में बोली तो उसे हंसी आ गई। कुछ नहीं सोचते वो, बस आप जल्दी से उन्हें चाय वगैरह दें, वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तुम्हें लेने आए हैं। हाँ। अम्मा उसका जवाब सुनकर किचन में चली गई और वो जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। इस काम से फारिग हुई तो सोचा नहा ले, लेकिन पानी गर्म करने का मसला था, इसलिए बस मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए। बालों में ब्रश करते हुए छोटी आपा के पास आई। चादर के अंदर पता नहीं वो सो रही थी या नहीं, इसलिए हल्के से 1-2 बार आवाज़ें दी, जवाब न दारुद। फिर उसने उनका कंधा हिला डाला। क्या है, वो चादर में से मुंह निकालकर नागवारी से बोली। मैं जा रही हूँ, उसने इतला दी। कहाँ? शरोज़ अहमद के घर। वो जल्दी में यही कह गई। क्या मतलब, क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? छोटी आपा के टोकने पर एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है। मेरा मतलब है अपने घर जा रही हूँ, उसने हंसी में बात संभाली। इस वक्त क्यों जा रही हो, शाम में चली जाना। क्या करूँ, शहरोज़ इसी वक्त लेने आ गए। अच्छा तो खुदा हाफिज़। छोटी आपा ने दोबारा मुंह पर चादर डालनी चाहिए कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब, आप शहरोज़ से नहीं मिलेंगी? इस वक्त नहीं। क्यों? मेरा मूड ठीक नहीं। अगर फूले हुए चेहरे के साथ उनके सामने चली गई तो वो समझेंगे कि उनका आना नागवार गुजरा है। वो ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, आप चलें बाहर। उसने उनका हाथ पकड़कर उठाना चाहा, लेकिन छोटी आपा ने उसका हाथ झटक दिया।
रबिया मुझे तंग मत करो, तुम जाओ, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी आपा चादर ओढ़कर करवट बदल गई। उसका दिल चाहा वो उनके पास बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करे, लेकिन अम्मा आवाज़ दे रही थी, इसलिए वो कमरे से निकल आई। शहरोज़ अहमद के सामने रखी ट्रे में चाय के साथ दीगर लवाजमात सजे थे और अम्मा उन्हें दोपहर के खाने तक रुकने के लिए इसरार कर रही थी। इस वक्त मैं अम्मी के हुक्म पर ऑफिस के ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ, फिर किसी दिन ख़ास तौर से खाने के लिए आ जाऊँगा। वो अम्मा को सहूलत से मना कर रहे थे, उस पर नज़र पड़ी तो कहने लगे, चले। उसने इस बात में सर हिलाया तो खड़े हो गए। फिर अचानक उन्हें याद आया तो पूछने लगे, आपकी छोटी आपा नज़र नहीं आ रही? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, अंदर लेटी हुई हैं। फौरी तौर पर उसे यही जवाब सूझा, चलिए उनकी मिजाज पुरसी कर लूँ। उन्होंने कहा तो वो अम्मा की तरफ देखने लगी और उनका इशारा पाकर उन्हें अंदर ले गई। छोटी आपा, शहरोज़ आए हैं। उन्होंने छोटी आपा का कंधा हिलाकर कहा तो वो मुँह पर से चादर हटाकर शायद ये कहना चाहती थी कि ये इत्तला वो पहले भी दे चुकी है, लेकिन शहरोज़ पर नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। कैसी तबीयत है आपकी? वो पूछ रहे थे। उनके अंदाज़, उनके लहजे में जाने क्या बात होती थी कि मुकाबिल दामन बचाने की कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था। छोटी आपा के भींचे हुए होंठ ढीले पड़ गए और वो जो अंदर ही अंदर डर रही थी कि छोटी आपा कोई सख्त जुमला ना कह दे, उस वक्त कदर मुतमईन होगी जब उसने छोटी आपा को नरम आवाज़ में कहते सुना, मैं ठीक हूँ और आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बस कुछ काम है, फिर कभी फुर्सत से आ जाऊँगा। छोटी आपा उठने लगी तो उन्होंने रोक दिया। प्लीज़ आप लेटी रहिए, हम चलते हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से अपना बैग उठा लाई। अच्छा छोटी आपा, उसने मुस्कुराकर छोटी आपा को खुदा हाफिज़ कहा और उनके साथ चलती हुई कमरे से निकली तो अम्मा बरामदे में खड़ी थी। वो उनसे गले मिली, उन्होंने दोनों को दुआएं दी। फिर शहरोज़ फिर कभी फुर्सत से आने का कहते हुए उसे लेकर बाहर आ गए। शहरोज़ अहमद वाकई ऑफिस में अपना ज़रूरी काम छोड़ कर आए थे। अम्मी की बात को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए काम छोड़कर उसे लेने चले आए और अब ख्याल था उसे घर छोड़कर दोबारा ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन अम्मी ने यहाँ भी रोक लिया। अम्मी मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा, वो बड़ी अजलत में बोले कि जैसे अम्मी इजाज़त देंगी वो निकल जाएंगे, लेकिन अम्मी ने संजीदगी से उन्हें बैठने के लिए कहा। फिर 2 टिकट उनके हाथों में थमा दिए। ये क्या है? वो कुछ ना समझते हुए कभी टिकट और कभी अम्मी की तरफ देखने लगे। तुम्हें तो मेरे कहने के बावजूद ख्याल नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारा प्रोग्राम सेट कर दिया। ये 2 टिकट हैं, इसी सिलसिले में हैं। आप 4 बजे की फ़्लाइट से तुम और रबिया इस्लामाबाद जा रहे हो। किस सिलसिले में? उनके पूछने पर अम्मी को गुस्सा आ गया। किसी सिलसिले में नहीं, बस वहाँ की मट्टी उठाकर वापस आ जाना। आई एम सॉरी अम्मी, मेरा मतलब है। मुझे कोई मतलब समझाने की कोशिश मत करो। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, जाओ रबिया तुम तैयारी करो। उसने एक नज़र शहरोज़ अहमद की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुए तो खासे झुंझलाए हुए थे। फौरी तौर पर उसे तो कुछ नहीं कहा, बस खामखा चीज़ों की हालत बदलते रहे। वो किनकियत से उनकी तरफ देखने लगी। सुबह पेशानी पर हल्की हल्की लकीरें नमूदार हो गई थी। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी कहीं इससे ना कुछ कह दें, लेकिन उन्होंने तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। तब इस सारे अरसे का कसूरवार अपने आप को समझते हुए बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत पैदा करती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से इससे आगे अल्फाज भी साथ छोड़ गया और आवाज़ भी। वो सोफे से बैग के पुश से और फिर सर टिकाते हुए उसकी तरफ देखने लगे। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। मैं अम्मी से कह आती हूँ कि उनके इस तरह देखने से उसने फिर बोलने की कोशिश की। अगर डांट खाने का शौक़ है तो ज़रूर उनके पास जाइए। कोई बात नहीं, वो जो कहेंगी मैं सुन लूँगी। वो जाने लगी तो उन्होंने पुकार लिया, रबिया। उसके बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन पलट कर नहीं देखा। अम्मी के पास जाने के बजाय आप एक सूटकेस पैक कर लें, उन्होंने कहा और उठकर स्टडी में आ गए। किस मुश्किल में फंसा दिया साकिब हसन मुझे, वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाल निकाल कर बेड पर उछालने लगी। उसी वक्त उसकी छोटी नंद निदा दरवाजे में से झांक कर कहने लगी, भाभी मैं अंदर आ जाऊँ? आओ भाई, पूछने की क्या बात है? वो मुस्कुरा कर बोली, असल में भाईजान भी है ना, इसलिए पूछना पड़ा। फिर इधर उधर देखती बोली, कहाँ है भाईजान? स्टडी में। कुछ खफा हैं? नहीं तो। वो कुछ सूट मुंतखब करके बाकी दोबारा अलमारी में रखने लगी। ये क्या? बस यही चंद सूट ले जाएंगी। निदा ने बेड पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए हैरत का इजहार किया। बहुत है, वो लापरवाही से कहती हुई सूट तय करके अटैची में रखने लगी। अरे नहीं भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप 2 ही दिन में पहन डालिएगा। निदा खुद ही अलमारी की तरफ बढ़ गई और उसके मजीद सूट निकालने लगी। रहने दो निदा, हमने कौन सा कहीं आना जाना है, वो बेख्याली में कह गई। क्या मतलब? निदा के पूछने पर एहसास हुआ कि कुछ गलत कह गई है। फ़ौरन संभलते हुए बोली, मेरा मतलब इतनी सर्दी में कम ही कहीं जाना होगा। भाईजान को सर्दी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर बर्फ़बारी, और मुझे यकीन है वो आपको होटल के कमरे में बंद नहीं रहने देंगे। जवाब में वो कुछ कहना ही चाहती थी कि शहरोज़ को आते देखकर खामोश हो रही।
निदा, मेरा ब्लैक और ब्राउन सूट निकाल कर सूटकेस में रख दो, उन्होंने कहा और फ़ोन उठाकर नंबर डायल करने लगे, जबकि वो दस्तीदा नज़रों से निदा की तरफ देखने लगी कि कहीं उसने इस बात को महसूस तो नहीं किया कि उन्हें उससे नज़रअंदाज करके निदा को मुखातिब किया। निदा ने खामोशी से उनके दोनों सूट निकाल कर उसकी तरफ दिए, जिन्हें लेकर उसने अपने कपड़ों के ऊपर ही रख दिया। भाभी, मेरे लिए क्या लाएंगी? निदा इश्तियाक से पूछने लगी। क्या लाऊं? अपनी मर्जी और पसंद से कोई भी चीज़ ले आइएगा, मुझे यकीन है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी होगी। तुम्हारा यकीन गलत नहीं है निदा, इनकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती की हद तक। उसने पता नहीं किस हवाले से ये बात कही थी, वो समझ ना सकी, बस लम्हा भर को उनकी तरफ देखा, फिर सूटकेस बंद करने लगी। निदा, खाने में कितनी देर है? उनके पूछने पर निदा पेशानी पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे खुदा, मैं आप दोनों को खाने के लिए ही तो बुलाने आई थी, यहाँ आकर भूल गई। असल में बस वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने टोका। फिर उससे कहने लगे, चले रबिया। उसने निदा को जाते हुए देखा, फिर उनके साथ चल पड़ी। कितना शौक था उसे कि जब वो अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकले तो खुली फ़िज़ाओं में आज़ादी से सांस ले सके। महकती फ़िज़ाओं में खूबसूरत जगह, कभी सब्ज़ और कभी बर्फ़ से ढके पहाड़ और ऊंचे नीचे रास्ते जिन पर चलते हुए उसका हाथ उस शख्स के हाथ में हो जिसने उसकी आंखों में मोहब्बतों के दीप जलाए थे, और बारहा वो उसके हाथों में हाथ देकर ख्वाबों की सरजमीन पर बहुत दूर तक निकली थी। और अब जबकि ख्वाबों को हकीकत मिली थी कि वही खूबसूरत जगह, वही बर्फ़ से ढके पहाड़ और ऊंचे नीचे रास्ते, तो साथ चलता शख्स वो नहीं था। गो कि वो उसका हाथ थामने का शरई और कानूनी हक रखता था, फिर भी अजनबी बना रहा, और वो खुद भी कुछ दूर दूर सी थी। मरी में वो एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे और आज यहाँ तीसरा दिन था। बस पहले दिन ही वो उसे लेकर यूं ही टहलते हुए कुछ दूर तक गए थे, उसके बाद यूं लाताल्लुक हो गया जैसे वो मौजूद ही ना हो। कल भी वो उसे छोड़कर सुबह ही निकल गए थे और फिर उनकी वापसी शाम में हुई थी। पता नहीं सारा दिन कहाँ रहे थे, उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। और आज भी वो सुबह से निकले हुए थे। उसने बंद घड़ी पर नज़र डाली, 2 बज रहे थे। इंतहाई बोरियत महसूस करते हुए वो कभी कमरे में टहलने लगती, कभी बालकनी में आ खड़ी होती। बाहर का मंजर गो के बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक ही मंजर को बार बार देखते हुए वो उकता गई थी। दिल चाह रहा था बाहर निकलकर बहुत दूर तक जाए। इतनी बाहौसला नहीं थी कि अकेली ही निकल जाती। अंदर कुड़ती हुई एक बार फिर बालकनी में आ गई। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। उसने देखा दूर तक पहले रुई के गालों की तरह गिरती हुई बर्फ बड़ी भली लग रही थी। उसकी सारी बोरियत और कोफत पल भर में दूर हो गई और वो बहुत इश्तियाक से सब्ज़े को सफ़ेद चादर में छुपते हुए देखने लगी। हाँ, ऐसा ही लग रहा था जैसा किसी ने यहाँ से वहाँ तक सफ़ेद चादर तान दी हो, और कहीं कहीं किसी रोज़न से झांकती सब्ज़ पत्तियाँ पता नहीं दुहाई दे रही थी या खिलखिलाकर हंस रही थी। उसका दिल अलबत्ता ज़रूर खिलखिलाकर हंसने को चाह रहा था। देखते ही देखते हर चीज़ बर्फ़ से ढकी गई। माहौल के उजलेपन में अनोखा निखार सिमट आया था। वो रेलिंग पर कूनियाँ टिकाए कदरे आगे को झुकी हुई माहौल में उतरी ढेर सारी खूबसूरती को देखने में इतनी मगन थी कि उसे शहरोज़ के आने का पता ही नहीं चला। वो उसे कमरे में ना पाकर बालकनी में देखने चले आए थे। कुछ देर तक खामोश खड़े रहे कि शायद वो खुद ही मतवज्जे हो, लेकिन वो तो बेखबर थी। बल आखिर उन्होंने खुद ही पुकार लिया, रबिया। वो चौंकी और फ़ौरन पलट कर देखने लगी। यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने पूछा तो कुछ देर को वो भूल गई कि सामने खड़ा शख्स उसका सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सादगी से कहने लगी, पता है शहरोज़, अभी मैंने इस पूरे सब्ज़े को बर्फ़ में छुपते हुए देखा है, बहुत अच्छा लगा। अभी भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उनकी नज़रें उस पर से हटकर दूर तक भटकती चली गई और वो कह रही थी, अगर मैं वहाँ खड़ी होती तो क्या मैं भी बर्फ़ में छुप जाती? अरे, वो हल्के से हंसे और नज़रें फिर उस पर जमा दी। अब वो बाहर देखते हुए कह रही थी, पता नहीं इस बर्फ़ के फर्श पर चलते हुए कैसा लगता होगा। चलते हुए दुश्वारी होती है या? बात करते हुए उसकी तरफ देखा तो एकदम एहसास हुआ कि वह अनजाने में कुछ हदबंदियाँ तोड़ गई है। फ़ौरन होंठ भींचकर उनकी तरफ से रुख मोड़ गई। दिल ही दिल में नादिम भी थी कि पता नहीं वो क्या सोचते होंगे, जबकि वो अपने आप को मलामत कर रहे थे कि जब उसके साथ यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर अपने साथ बाहर ले जाने में क्या कबाहत है। आइए बाहर चलते हैं। वो शायद अपने रवैये की तलाफ़ी करना चाहते थे। नहीं, बस यहीं ठीक है। यहाँ ठीक नहीं है, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ, इन मनाजिर की कुछ तस्वीर बनाऊँगा, आप भी चलें। उनका लहजा दोस्ताना था। वो उनसे पहले कमरे में आ गई और वो उसके पीछे आते हुए बोले, गरम शॉल ज़रूर ले लें, बाहर बहुत सर्दी है। वो एक बार फिर जाने से इनकार करना चाहती थी, लेकिन उनका अंदाज़ बता रहा था कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। इसलिए उलझने की बजाय उसने खामोशी से गरम शॉल निकाल कर कंधों पर डाल ली। उन्होंने कैमरा निकाला और चेक करने के बाद उसकी तरफ देखने लगे। वो नज़रें चुरा गई तो कहने लगी,
मुझे एहसास है कि मेरा साथ आपके लिए, प्लीज़ चलें। वो उनकी बात काट कर बोल पड़ी तो वो कंधे उचकाकर कमरे से निकल आए। बाहर अब भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी और शदीद सर्दी से उसे अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ। लेकिन बर्फ़ पर चलने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि वो वापसी के लिए सिर्फ सोच कर रह गई। कुछ देर बाद वो उनके साथ उसी मकाम पर थी जो उसकी बालकनी से नज़र आ रहा था। बहुत खूबसूरत, वो हल्के से बुड़बुड़ाई और उसके होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट यकीनन उस खूबसूरत माहौल की मनहोने मन्नत थी। शरोज़ खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में महफूज करने लगे और वो उन्हें अपने काम में मसरूफ़ देखकर बहुत खामोशी से उस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गई। ऊंचाई पर खड़े होकर उसने दूर दूर तक नज़रें दौड़ाई। कहीं कहीं कुछ मन चले बर्फ़ से खेलते नजर आए और कुछ बेफिक्रे जोड़े जो शायद ख़ास तौर पर बर्फ़बारी देखने आए थे। उसने एक नज़र शहरोज़ को देखा, फिर वहीं घुटने टेक कर बैठ गई और हाथों से बर्फ़ को एक जगह जमा करने लगी। कितनी देर गुजर गई थी। शहरोज़ कैमरा बंद करके उसकी तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगे। फिर वो उन्हें उस छोटी सी पहाड़ी पर बैठी नजर आ गई। उसके आगे बर्फ़ का ढेर था। उन्होंने यूं ही दूरबीन आंखों से लगाकर देखा तो वो बहुत करीब नजर आई, इतनी करीब कि उसका हर नक्श वाज़ेह था। उसकी सुर्खी माइल गंदवी रंगत में बेपनाह कशिश थी। तराशीदा होंठ जाने किस ख्याल से मुतहरिक थे, कभी सुकड़ने और कभी नीमवा होते तो उसके बराबर से जमे दांत झलक दिखाने लगते। आंखें एक ही जगह ठहरी हुई थी। उन्होंने देखा उसकी खूबसूरत आंखों में कंदीले रोशन थी और ज़रा ऊपर सीधी शफाफ मांग जो स्याह बालों के बीच चमकती हुई लग रही थी, शायद उड़ती हुई परो आन ठहरी थी जो कई कई बालों में भी नज़र आ रही थी। गुज़श्ता एक माह से वो उनके आसपास रहती थी, लेकिन इस तरह उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था, या अगर देखा भी था तो इस तरह नहीं, वरना वो अव्वल रोज़ से ही दिल में हलचल मचा देती जैसा कि अब मचा रही थी। शहरोज़ अहमद, अपने आप को सरजनिश करते हुए उन्होंने दूरबीन आंखों से हटा ली तो वो बहुत दूर नजर आई। ये क्या हमाकत थी, अपने आप को टोका। लेकिन यह हादसा उनके साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि वो उस लड़की रबिया अकराम अली की आंखों में छुपी रोशन कंदीलों तक को खो जाए थे। उसके होंठों का मुतहरिक होना, उसकी शफाफ मांग में ठहरे हुए रुई के गाले। और सच तो ये है कि इन मनाजिर में सिमटी ये ढेर सारी खूबसूरतियाँ उस एक वजूद की मरहूने मन्नत है। दिल हकाइक को जुटाने पर किसी सूरत तैयार नहीं था। मेरे खुदा, पेशानी पर आए बालों में उंगलियां फंसाकर उसकी तरफ से रुख मोड़ते हुए अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगे। वो मेरे पास अमानत है, अमानत। दिल हंसा, मजाक उड़ाया। वो तुम्हारी है शहरोज़ अहमद, सिर्फ तुम्हारी। क्या इतने लोगों की मौजूदगी में तुमने उसे अपना नहीं कहा था और उसने इकरार नहीं किया था? हाँ, ये सब हुआ था दुनिया दिखावे के लिए, वरना दिल से ना मैं राज़ी था और ना वो। हम जानते थे कि ये सब नाटक है। अपने बारे में तुम कह सकते हो, उसके बारे में नहीं। वो हर बात से लाइम थी और उसने तुम्हें ही मजाजी खुदा तस्लीम किया। दिल से उठते शोर से घबराकर वो तेज़ कदमों से चलते हुए उसके सर पर जा खड़े हुए। वो बर्फ़ से एक घरौंदा बनाने लगी बैठी थी और शायद तसव्वुर की आंख से वो उस घरौंदे में कहीं अपने आप को खड़ा देख भी रही थी और शायद किसी और का ख्याल भी उसके साथ था। उनके अंदर टूट फूट का अमल शुरू होने लगा था तो वो उसके करीबी पंजों पर बैठ के वो एकदम चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। बर्फ़ का घरौंदा ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकेगा। उन्होंने पता नहीं यूं ही ये बात कह दी थी, उसे जताया था, वो खुद भी नहीं समझ सके। मैं जानती हूँ। जानती हैं तो बनाया क्यों, और फिर इसमें अपने ख्वाबों की ताबीर क्यों तलाश कर रही हैं? आपको कैसे मालूम कि मैं इसमें ख्वाबों की ताबीर तलाश कर रही थी? वो नज़रें चुराते हुए पूछने लगी। आपकी आंखों से, जिनकी सतह पे आपका हर ख्वाब झलकता नज़र आ रहा है। तुमने मेरी आंखों में कैसे देख लिया शहरोज़ अहमद? उसने सोचा उठने को थी कि उन्होंने रोक दिया। एक मिनट, मैं इस घरौंदे के साथ आपकी तस्वीर बनाऊंगा। वो उठकर कदरे फासले पर चले गए और उसकी तस्वीर बनाने के बाद कहने लगे, चलें। वो फ़ौरन खड़ी हो गई और जानबूझकर उनसे 2 कदम पीछे चलने लगी। उनके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होने लगा। गो के कमरा कदरे गर्म था, लेकिन शायद एहसासात बेदार हो गए थे, इसलिए हाथ चरा यहाँ तक कि पूरा वजूद बेहद सर्द लगा। बाहर थी तो हर तरफ जमी बर्फ़ ने शायद एहसासात पर भी हल्की सी तह जमा दी थी, जो किसी बात का एहसास ही नहीं हुआ। और अब दिल चाह रहा था फ़ौरन कंबल में छुप जाए, लेकिन शरोज़ ने आते ही इंटरकॉम पर चाय का कह दिया था, इसलिए उसे बैठना पड़ा था। शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटकर वो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी, और जब हथेलियाँ कुछ गर्म होने लगती तो वो अपना चेहरा थपथपाने लगती। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहे थे, फिर भी बार बार नज़रें भटक जाती। हर बार दिल मचला उसके यक हाथों को अपने हाथों में ले ले। वो कोई गैर नहीं, उनकी अपनी है। अपनी मर्जी से अपने सारे हकूक उन्हें सौंप चुकी है। वेटर चाय लेकर आया तो वो सर झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उसके हाथों से ट्रे लेकर मेज़ पर रखी।
वो फ़ौरन अपनी जगह से उठकर आ गई और कप में चाय डालने लगी। फिर उनके आगे चाय रखकर अपना कप लेकर दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी। अजीब बात है, बाहर थी तो ठंडक का इतना एहसास नहीं था। वो चाय का सिप लेकर यूं ही बात करने की घर से बोली, आप चाय पीकर फ़ौरन कमर में चली जाइए। उन्होंने उसके दिल की बात कह दी थी। फिर भी वो कहने लगी, नहीं अब तो सर्दी का एहसास इतना नहीं हो रहा। अच्छा, वो हंसती है, मुझे तो आपका वजूद कामता हुआ लग रहा है। नहीं तो। वो सारी चाय एक ही बार पीकर उठ खड़ी हुई, खाली कप ट्रे में रखा और बालकनी की तरफ जाने लगी कि उन्होंने पुकार लिया, कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ से खड़े होकर अपने बनाए हुए घरौंदे को देखना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं इस वक्त बालकनी में जाने की, चले कंबल ओढ़ कर बैठिए, कदरे रोब से कहा तो वो वहीं से पलट आए। बेड पर बैठकर ज़रा सा कंबल अपने ऊपर खींचा, लेकिन जब महसूस हुआ कि वो उसे ही देख रहे हैं तो पूरी कंबल में जा छुपी। वो खासे महसूस हुए और सिगरेट सुलगाकर अपने लिए और चाय बनाने लगे। वो बिल्कुल ही बेखबर हो गई थी, ऐसी गहरी नींद सोई कि रात में नहीं उठी। उन्होंने खाने के लिए एक दो बार उसे आवाज़ दी, लेकिन वो बेखबर थी। कंबल उसके चेहरे से सिरक गया था और एक बाजू भी था बाहर था, और वो उसकी बेखबरी पर हैरान थे। हैरत की बात तो थी कि उनके जज्बों को बेदार करके खुद मज़े से सो रही थी। काश वो उस वक्त देखती कि शरोज़ की आंखें ज़िंदगी में पहली बार रत जगह से आशना हो रही थी। अपने आप से कैसे लड़ा जाता है वो अब जान रहे थे। अनहोनी ख्वाहिशात कैसे जन्म लेती है आज मालूम हो रहा था, और दिल को समझाना किस कदर मुश्किल है ये तो कभी सोचा भी ना था। रात लम्हा बलम्हा भीगती जा रही थी और वो लड़की रबिया इकराम अली गहरी नींद सो रही थी। उसे देखकर शहरोज़ अहमद का जी चाह रहा था वो भी उसकी तरह गहरी नींद सोकर हर बात से बेखबर हो जाए, लेकिन हमेशा तो वही नहीं होता जो दिल चाहता है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन पल के एक दूसरे से मिलने पर आमादा ही नहीं हुई। कितनी देर तक कमरे में इधर उधर टहलते रहे। किसी किसी वक्त रुक कर उसे देखने लगते, फिर अपने आप को सरजनिश करते हुए उसके पास से हट जाते। दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी में ये कैसा मकाम आ गया। मैं इस तरह बेख्तियार तो कभी नहीं हुआ, उन्होंने सोचा और सोफे पर नीम दराज होकर कंबल सीने तक खींच लिया। अब उसका चेहरा बराह रास्त उनकी निगाहों की जद में था। बहुत कोशिश की नज़रों का जाविया बदल ले, किसी तरह कामयाबी नहीं हुई तो सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं उसकी तरफ छोड़ दिया। बस लम्हा भर को ही दरमियान में धुंध की चादर सी तनी थी, और जब धुंध छटी तो वो डिस्टर्ब कर देने वाला चेहरा फिर सामने था। ये नहीं था कि शहरोज़ अहमद को कभी लड़कियों से वास्ता नहीं पड़ा था। जैसी वजह शख्सियत के वो मालिक थे और जो स्टेटस उनका था, इस लिहाज से तो बेशुमार लड़कियां उनकी आरज़ूमंद थी और अक्सर ही किसी न किसी बहाने उनके रास्ते में आती रही थी, लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी, या फिर शायद किसी ने इतना अट्रैक्ट ही नहीं किया था जो वो किसी के लिए सोचते। वो आइडियलिज्म पर यकीन नहीं रखते थे, कभी कोई खाका नहीं तराशा कि शाहिराए हयात पर कदम से कदम चलने वाली कैसी होगी। बस ख्याल था जब वक्त आएगा अम्मी खुद ही सोचेंगी और जिसे मुंतखब करेंगी सादतमंदी से सर झुका देंगे। और अम्मी तो बहुत पहले से उनके लिए सोचने लगी थी, लेकिन अब्बू जी की अचानक वफ़ात ने उनके कांधों पर जो जिम्मेदारियां डाल दी थी, उससे वो ना सिर्फ खुद अपनी ज़ात से नज़रें चुराने पर मजबूर हुए, बल्कि अम्मी को भी मना कर दिया कि वो फ़िलहाल उनके बारे में ना कुछ सोचे जब तक महरोज़ किसी काबिल नहीं हो जाता। और जब महरोज़ उनके साथ ऑफिस की जिम्मेदारियां शेयर करने के काबिल हुआ तो अम्मी एक बार फिर उनके लिए सोचने लगी और बाकायदा लड़की की तलाश भी शुरू कर दी। वो भी शादी नहीं करना चाहते थे, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, बस चाहते थे पहले निदा अपने घर की हो जाए। और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अम्मी से कहा भी, लेकिन उन्होंने उनका ये उज़र किसी तरह नहीं माना। इन्हीं दिनों साकिब हसन उनके पास आया, बेहद परेशान और ज़िंदगी से मायूस। पहली बार भी वो उसी तरह मायूसी हालत में आया था। उस वक्त गालबन वो फाइनल ईयर में था और इम्तिहानों की फ़ीस न होने की वजह से बेहद मायूसी के आलम में उनकी साइट पर मजदूरी करने के घर से आया था। उस वक्त इत्तेफाक से वो भी साइट पर मौजूद थे। साकिब हसन ने उनके पास आकर कहा कि वो सिर्फ एक हफ़्ता के लिए कोई काम चाहता है, और उनके तफसार पर उसने बताया कि वो पढ़ रहा है और उस वक्त किसी इंतहाई ज़रूरत के तहत ये काम करने के लिए चला आया है। उसने साफ लफ्ज़ों में नहीं बताया था कि उसके पास इम्तिहानों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं। शायद खुददारी आड़े आई थी, लेकिन वो कुछ कुछ समझ गए थे और उन्होंने सोचा था अगर वो यहाँ मजदूरी पर लग गया तो फिर उसकी स्टडी का हर्ज होगा। इसीलिए वो उसे अपने साथ ऑफिस ले गए और उसकी ज़रूरत बग़ैर मजदूरी के पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने बसिदिरार कर्ज़ के तौर पर कुछ रकम दी थी, और जब कुछ अरसे बाद साकिब हसन उनका कर्ज़ लौटाने आया तो उसी दिन से उनकी दोस्ती की इब्तिदा हुई थी। फिर अक्सर साकिब हसन उनके पास आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वो बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ और हालात का शिकार होने के बावजूद खासा खुददार है, क्योंकि उसने अव्वल रोज़ के बाद फिर कभी अपने किसी मसले का जिक्र नहीं किया था।
और 1-2 बार उन्होंने उसे जॉब की ऑफ़र भी की तो उसने शुक्रिया के साथ मना कर दिया था। शायद वो उनके सामने अपने आप को मजबूर ज़ाहिर करना नहीं चाहता था। और दूसरी बार जब वो परेशान हाल और ज़िंदगी से मायूस उनके सामने आया तो वो उसे देखकर हैरान रह गए थे। बेहद कमज़ोर और शिकस्ता सा नज़र आ रहा था। क्या मसला है मुझे बताओ? उन्होंने नरम लहजे में पूछा था। क्या आप मेरा मसला हल करेंगे? वो कुछ यकीन और गैर यकीनी में घिरकर उनकी तरफ देख रहा था। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो ज़रूर हल करूँगा। आपके इख्तियार में है शहरोज़ अहमद, वो फ़ौरन बोला था। अच्छा, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि उसे हल करना मेरे इख्तियार में है तो ज़रूर हल करूँगा। वादा? साकिब हसन ने अपना हाथ मेज़ की सतह पर रख दिया था। अरे, वो अपने मखसूस अंदाज में ज़रा सा मुस्कुराए थे। वादा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई साकिब हसन? क्या तुम्हें मेरा एतबार नहीं? एतबार की बात नहीं है, बस मैं कुछ गैर यकीन सा हूँ। चलो तो फिर मैं तुम्हारे यकीन की खातिर वादा भी कर लेता हूँ। साकिब हसन तवील सांस लेकर गोया मुतमईन हो गया था और अपनी हथेली पर रखे उनके हाथ को मजबूती से थामते हुए उसने उन्हें अपने और रबिया के बारे में बताया और फिर उनसे रबिया से शादी कर लेने के लिए कहा। वो किस कदर हैरान हुए थे और उन्हें साकिब की दिमागी हालत पर शुबा भी हुआ था। साफ मना कर दिया, लेकिन साकिब हसन ने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, यहाँ तक कह दिया कि वो उनके अलावा किसी और पर एतबार नहीं कर सकता। उसे यकीन है कि वो रबिया को उसकी अमानत समझकर अपने घर रखेंगे और जब वो अपनी जदोजहद में कामयाब होकर लौटेगा तो शहरोज़ अहमद उसकी अमानत उसे लौटा देंगे। शहरोज़ अहमद फिर भी तैयार नहीं हुए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर तुल गया था और यही वो मजबूर हो गए और उन्होंने हामी भर ली। फिर रबिया बाकायदा निकाह के बाद उनके घर आए। गो कि वो इस सारी सूरत हाल से लाइल्म थी, लेकिन उन्होंने शब ज़फ़ाफ़ के अव्वलीन लम्हों में ही साबिक हसन का ख़त उसके हाथ में थमाकर सारी सूरत हाल उस पर वाज़ेह कर दी थी और जो खुद बरी जमा हो गए। उनका ख्याल था कि एक बेज़रर सी लड़की अगर कुछ अरसा उनके घर रह लेगी तो इससे उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उस बेज़रर सी लड़की को वो बाकायदा ब्याह कर लाए हैं और जिस बंधन में बंधे हैं उसके तकाजे दुनियादारी के लिए ही सही बहरहाल निभाने पड़ेंगे। कल तक, बल्कि कुछ वक्त पहले तक, उन्हें उस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी के हुक्म पर वो उसे उस पुरफ़िज़ा मकाम पर ले आए थे। ख्याल था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता यहाँ रुक कर वापसी की राह लेंगे, और इसके लिए तो 1 हफ़्ता भी बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर है एक ऐसी लड़की के साथ वो क्या तफरी कर सकते थे जिसका सिर्फ वजूद उसके होने का एहसास दिलाता था। और अब अचानक जैसे हर शय बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी मौजूदगी का ना सिर्फ एहसास दिला रहा था बल्कि यूँ महसूस हो रहा था कि वो है तो सब कुछ है। मेरे खुदा! उन्होंने घने बालों में उंगलियां फंसाकर बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। कुछ हैरान भी थे, पशेमान भी कि उनकी सोचें किस रुख पर बहने लगी हैं। कितने यकीन से साकिब हसन ने कहा था कि वो उनके अलावा किसी और पर एतबार नहीं कर सकता, लेकिन उसे सोचना चाहिए था कि मैं भी एक इंसान हूँ और सीने में पत्थर नहीं, आम इंसानों जैसा दिल रखता हूँ। उन्होंने अपना दफा करते हुए सोचा, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने के लिए अगर कुछ वक्त के लिए मैं अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर दिया था तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं हमेशा ही अपने आप से गाफिल रहता। मुझे बहरहाल अपने लिए कुछ सोचना था। और साकिब हसन एक जीता जागता वजूद जिसका ख़मीर शायद कुदरत ने दूसरों को तस्खीर करने वाली मिट्टी से उठाया, मेरे सुपुर्द करके इतने इत्मीनान से कैसे चला गया। उसने ये क्यों ना सोचा कि ज़िंदगी में बाज़ लम्हात ऐसे भी आते जब इंसान बिल्कुल ही बेबस व बेख्तियार हो जाता है, जैसा कि मैं हो रहा हूँ। बाखुदा इस गुज़रती शब का हर पल गवाह है कि मैंने इस चेहरे से नज़रें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी तरह भी मुझे अपनी कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। ये साकिब हसन मुझे किस इम्तिहान में डाल गया है। वो कम्बल पहनकर उठ खड़े हुए अपने आप से उलझते हुए बालकनी में निकल आए। रात का सफ़र अपने इख्तिताम पर था। गहरे बादलों में से कहीं कहीं उजाले को हल्की सी किरण दिन के आने की नवीद दे रही थी। अगर मैं वहाँ खड़ी होती तो क्या मैं भी बर्फ़ में छुप जाती। उसकी सादा सी सरगोशी कहीं आसपास सुनाई देने लगी, गोया यहाँ भी वो उसके साथ साथ थी। घबराकर दोबारा अंदर आए। वो अभी तक उसी तरह सो रही थी। दिल चाहा झंझोड़ कर उठा दे और पूछे, मेरी नींद चुराकर तुम इतने सुकून से कैसे सो रही हो। बेख्तियार एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि जैसे होश में आ गए। मुझे इससे दूर चले जाना चाहिए, शायद इसके सहर से निकल सकूं। उन्होंने सोचा और कोट पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर जाते जाते एक कागज़ पर 4 लाइनें घसीटकर उसके सरहाने रख गए थे। उनके जाने के कोई आध घंटे बाद वो उठी थी। उन्हें कमरे में ना पाकर पहले ही समझी कि बाथरूम में गए होंगे या फिर बालकनी में, लेकिन दोनों दरवाजे बंद थे। कंधे उचकाते हुए दुपट्टे की तलाश में इधर उधर हाथ मारा तो तकिए पर रखा कागज़ हाथ में आ गया। फ़ौरन देखने लगी। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, शाम या हो सकता है रात भी हो जाए। मतला करने का शुक्रिया शहरोज़ अहमद, वो कदर ऊंची आवाज़ में बुड़बड़ाई। ये तकल्लुफ़ ना भी करते तो मुझे कौन सा इंतज़ार रहना था।
अब जब ये मालूम हो गया था कि शहरोज़ उसके आसपास मौजूद नहीं है और फ़ौरन आएंगे भी नहीं, तो वो इत्मीनान से गुनगुनाती हुई उठी, हाथ मुंह धोकर इंटरकॉम पर नाश्ते के लिए कहा और बालकनी में निकल आए। उस वक्त बर्फबारी नहीं हो रही थी, अलबत्ता गहरे बादलों के काफिले एक दूसरे का ताक़ुब करते चले आ रहे थे। उसने गहरी सांस लेकर दोबारा खारिज की तो होंठों से भाप निकली, जैसे सिगरेट का धुआं। वो माजी काफ़ी महजूज हुई और बार बार होंठों से भाप उड़ाने लगी। दरवाजे पर दस्तक देकर शायद वेटर अंदर आ गया था। मेज़ पर बर्तन रखने की आवाज़ आने लगी थी। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर उसके जाने के बाद अंदर आई, इत्मीनान से बैठकर नाश्ता किया। फिर अभी चाय के 2-3 सिप ही लिए थे कि इंटरकॉम पर मैनेजर ने बताया कराची से उसकी कॉल है। वो कप छोड़कर तकरीबन भागती हुई नीचे आई। दूसरी तरफ अम्मी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उनकी आवाज़ सुनते ही उसने सलाम किया। भागने की वजह से सांस फूली हुई थी। जब भी अम्मी कदरे परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? जी ठीक हूँ, असल में बहुत जल्दी मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है। और ये शहरोज़ कहाँ है? वो अभी किसी काम के सिलसिले में निकले हैं। वहाँ भी उसे काम याद आ गए और तुम्हें अकेला छोड़ कर गया है? अम्मी के कहने पर लम्हा भर को वो गड़बड़ा गई, फिर फ़ौरन संभलते हुए बोली, जी मैं खुद नहीं गई, असल में सर्दी इतनी है कि बाहर निकलने को हिम्मत नहीं हुई। और निदा कैसी है? आखिर में बात बदल गई। ठीक है, अच्छा शहरोज़ आए तो उससे कहना मुझे फ़ोन करे। जी अच्छा। उसने खुदाफिज कहकर रिसीवर रख दिया और मैनेजर का शुक्रिया अदा करती हुई ऊपर आ गई। अब करने को कुछ नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में कमरे की सफाई हो चुकी थी और वेटर नाश्ते का सामान भी ले गया था। कुछ देर तक यूं ही बेदिली से कमरे में इधर से उधर टहलती रही, फिर मैगजीन लेकर बेड पर आ बैठी। कमर टांगों पर खींचकर मैगजीन की बरकरदानी करते हुए अचानक जहन भटक गया। तुम तो बस इतना करना मेरी जान कि मेरे हवाले से अच्छे अच्छे ख्वाब सजाना, और तुम्हारी आंखों में जो मैंने मोहब्बतों के दीप जलाए हैं उन्हें यूं ही जलता रखना। आसपास धीमी धीमी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी तो उसने पलके मूंदकर बेड की पट्टी से सर टिका लिया। और खो जाना तो उसकी आदत थी। फिर उस वक्त कोई और वजूद भी नहीं था, ना कोई डिस्टर्ब कर देने वाली आवाज़, ना चौंका देने वाली आहट, कुछ भी ना था। बस गए दिनों के कुछ हसीन लम्हात जो दर्द दिल पर दस्तक देते चले आ रहे थे। और दिल के दरीचे क्या वाह हुए कि यादों की बरसात उतरती चली आई, जिसमें उसका तन मन भीगने लगा। वो कॉलेज से बस स्टॉप तक का फासला उसकी हमराही में तय करना, वो कभी कभार उसका नरमी से हाथ छू लेना, वो आज़र्दगियों में हौसला देते हुए उसका होंठ भींच लेना, क्या क्या ना याद आया। यादों के मेले में भटकते हुए वो हाल से बिल्कुल ही नाता तोड़ बैठी थी। जब तो शहरोज़ अहमद के आने का पता ही नहीं चला। वो उसे नज़रअंदाज करना चाहते थे, लेकिन उसका ये रूप नज़रअंदाज कर देने वाला हरगिज़ नहीं था। पलकों का लर्जना, होंठों का मुतहर्रिक होना और चेहरे पर फैले कौसो कज़ा के रंग। वो सीने पर हाथ बांधे बेहद खामोश नज़रों से उसे देखे गए। उसके मुतहर्रिक होंठ अचानक खुले और फिर एकदम एक दूसरे पर जम गए। उन्होंने देखा वो बार बार ऐसा कर रही थी। बेख्याली में उन्होंने भी उसके अंदाज में अपने होंठों को हरकत दी और जैसे ही होंठ नींबा होकर दोबारा एक दूसरे पर जमे, वो चौंक गए। साकिब, दिल ही दिल में दोहराते हुए वो बेचैन हो गया, जिससे फ़रार की खातिर वो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। ख्याल था उससे दूर होंगे तो उसके शहर से भी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो तो हर जगह जैसे उनके साथ साथ रही थी। उसका ख्याल इतना ज़ोर आवर था कि कहीं भी चैन नहीं लेने दिया। भला आखिर हार मानकर वो वापस लौट आए, और जिसकी खातिर लौटे थे वो किसी और के तस्वुर में गुम शिद्दत से उसे याद कर रही थी। उनके अंदर टूट फूट होने लगी और महज उसका तस्वुर तोड़ने की घर से खांसने लगे। उसने चौंक कर आंखें खोल दी और उन्हें देखकर सीधी बैठती हुई पूछने लगी, आप कब आए? अभी जब आपने देखा। वो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठे और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही, फिर इस ख्याल से कि शायद वो लेटना चाहें, बेड से उतर आई। आप क्यों उठ गई? उसने जवाब नहीं दिया, खामोशी से किनारे वाले सोफे पर जा बैठी। फिर कहने लगी, अम्मी का फ़ोन आया था। खैरियत? क्या कह रही थी? कोई ख़ास बात नहीं, अलबत्ता ये कह रही थी कि आप उन्हें फ़ोन कर लीजिएगा। अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, फ़ोन करने की बजाय कल हम लोग खुद चलते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। यही मुनासिब है। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, चलिए माल रोड चलते हैं, आप कुछ शॉपिंग कर लें। मैं अपने तरफ इशारा किए। वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लेना। क्यों? निदा के लिए गिफ्ट नहीं लेना? हाँ, उसने कहा तो था। वो सोच में पड़ गई। चले जल्दी से ड्रेस चेंज कर लें, फिर आकर पैकिंग करेंगे। वो खामोशी से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वापस आए तो वो जाने के लिए तैयार खड़े थे। कोट पहन लें, बाहर सर्दी ज़्यादा है। वो उसे हल्का सा स्वेटर पहने देखकर कहने लगे। उसने स्वेटर पहन कर कोट उठा लिया और उनके साथ बाहर निकल आए।
ये पहला मौका था जो वो उनके साथ शॉपिंग के लिए आई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसका ख्याल था यही बहुत है कि वो उसे अपने घर में जगह दिए हुए हैं और उनकी तरफ से मज़ीद कोई चीज़ उसे नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वो हर शोकेस पर सरसरी नज़र डालती हुई आगे बढ़ती रही। आखिर उन्हें पूछना पड़ा, क्या लेंगी निदा के लिए? मैं क्या कह सकती हूँ? वो दामन बचाने लगी। अरे, वो कदम रोक कर खड़े हो गया। उसने तो बड़े मान से कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी की पसंद से कोई चीज़ ले आइएगा। हाँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ पसंद करेंगी। आप जो भी चीज़ लेंगी वो ज़रूर पसंद करेंगी, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। अच्छा, वो हंस पड़ी, ये जानने के बावजूद कि मेरी पसंद सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की हद तक है। हाँ, वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगे थे। वो नर्वस हुई और रुख मोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हो गई। निदा और अम्मी के लिए उसने सूट और गर्म शॉल पसंद किया और जब पैक करने के लिए कहा तो वो पूछने लगे, अपनी सिस्टर्स के लिए नहीं लेंगी? नहीं, उसने मना किया। इसके बावजूद उन्होंने खुद सेल्समैन से 3 सूट और पैक करने के लिए कहा। वो खामोशी से देखती रही, लेकिन बाहर आकर उलझ पड़ी। ये सब निदा के लिए हैं, मैं अपनी किसी सिस्टर को नहीं दूंगी। आप मत दीजिएगा, मैं दे दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं। और अब वापस चलें? वापस भी चलेंगे, पहले आप अपने लिए तो शॉपिंग कर लें। मुझे कुछ नहीं लेना, वो कतियत से बोली। क्यों नहीं लेना? अम्मी और ख़ास तौर पर निदा पूछेंगी कि आप अपने लिए क्या लाई हो तो क्या दिखाएंगी? मैं कुछ भी कह दूंगी, बस अब वापस चलें, वो उलझ कर बोली। इस तरह नहीं, आइए इधर चलते हैं। शरोज़ प्लीज़, आप समझते क्यों नहीं? वो रूहान सी हो गई। क्या समझाना चाहती हैं आप मुझे? उसका उलझना और खफा होना अच्छा लग रहा था। मैं क्या समझाऊंगी, आप खुद। वो खामोश होकर निचला होंठ काटने लगे। चलिए, ये समझने समझाने की बातें बाद के लिए उठा रखते हैं, फ़िलहाल तो आप मेरे साथ आइए। वो उसे लिए हुए एक दुकान के अंदर दाखिल हो गए, फिर मुख्तलिफ़ दुकानों से उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीदी। इस दौरान वह एहतजाजुन खामोश रही और किसी चीज़ में दिलचस्पी का इजहार भी नहीं किया। हालांकि हर चीज़ उन्होंने उसकी पसंद पूछी। कोई भी चीज़ पैक करवाने से पहले उससे पूछा, कैसी है? जवाब में वो उनकी तरफ से मुंह फेर गई। वो उनकी इस हरकत से महजूज हुए। वापसी में तमाम शॉपिंग बैग बेड पर रखे और ख़ुद भी वहीं नीम दराज होते हुए कहने लगे, मैंने सुना था लड़कियां शॉपिंग की बड़ी दिलदादा होती हैं, लेकिन आप तो सारा वक्त बहुत बेजार रही। क्या वाकई आपको शॉपिंग से कोई दिलचस्पी नहीं? जवाब में वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। अरे, वो फ़ौरन उठ खड़े हुए और उसके करीब आते हुए कदर परेशानी से पूछने लगे, रबिया क्या हुआ है? वो और शिद्दत से रोने लगी। रबिया, उन्होंने पुकारा और चाहा कि उसकी दोनों कलाइयाँ थामकर चेहरे से हाथ हटा दे, लेकिन पता नहीं वो क्या समझे। यही सोचकर अपने आप को बाज रखा। प्लीज़ खामोश हो जाइए, कदर रूप से कहा तो वह हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो उसकी भीगी पलके पर नज़रें जमाते हुए बोले। शहरोज़ अहमद, आप जानते हैं कि मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत की गई हूँ। आपका यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर में जगह दी और उस नाम नहाद बंधन के तकाजे निभाने की खातिर आपको अपने ज़रूरी काम छोड़ने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा आप मुझे ज़ेरबार ना करें, मैं आपका एहसान उतारने की अहल नहीं हूँ। बात के इख्तिताम पर उसने सर उठाया तो वो उसकी सुर्खी माइल आंखों में देखते रह गए और दिल में ये ख्वाहिश भी जागी कि उस बेहद हसीन आंखों की पहरेदार पलकों को नरमी से छू लें। रबिया, वो मुश्किल तमाम अपने आप को बोलने पर आमादा कर पाए। सबसे पहले तो दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैंने आप पर कोई एहसान किया या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंधन नाम नेहाद सही, ये नाते झूठे सही, फिर भी एजाबो कबूल ने मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ या फ़राइज़ का पाबंद कर दिया और मैं अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं हुआ। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे, अभी तो इब्तदा है और 2 बरसों में जाने कितने मौसम आएंगे जब मुझे आपके लिए ना सिर्फ सोचना बल्कि करना भी है। तो क्या हर बार आप ये समझेंगी कि मैं आप पर एहसान करके आपको ज़ेरबार कर रहा हूँ? और क्या हर बार आप मुझे इस बंधन के नाम नेहाद होने का एहसास दिलाएंगी? प्लीज़ रबिया, मेरे अंदर ये एहसास ज़िंदा है, मैं खुद इस हकीकत से आगाह हूँ। आप बार बार किसी बात को मत दोहराइए। और फिर मुझे सिर्फ आपका नहीं, अपना भी ख्याल है। मुझे अपनी पोजीशन भी साफ़ रखनी है। क्या आप नहीं जानती कि मुझे अपने हर अमल के लिए अपनी अम्मी के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा? वो मेरा आपकी ज़ात को नज़रअंदाज करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? वो फ़कत एक लफ्ज़ जीत तक ना कह सकी। रबिया, काश वो आगे मेरी जान का इजाफ़ा भी कर सकते। इन छोटी छोटी बातों को इतनी संजीदगी से ना सोचिए। ये सारी बातें मामूल का हिस्सा हैं, इन्हें इसी तरह फेस करें। आई एम सॉरी, वो नादिम नज़र आने लगी। किस बात के लिए? मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे किस तरह परेशान किया ये तुम क्या जानो। उन्होंने सोचा, फिर पैकिंग में उसकी मदद करने लगे। अम्मी जान उनकी इतनी जल्दी और अचानक वापसी पर हैरान रह गई। अभी कल ही तो उन्होंने रबिया से फ़ोन पर बात की थी और उसने अपनी आमद के बारे में कुछ नहीं कहा था। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अम्मी अचंभे से पूछने लगी। रबिया से पूछिए। उन्होंने मुस्कुराकर उस पर बात डाल दी और उसके गड़बड़ाकर देखने से खासे महजूज हुए। क्या बात है बेटा?
क्या वहाँ दिल नहीं लगाया या शरोज़ ज़बरदस्ती वापस ले आया? नहीं तो असल में फौरी तौर पर कोई बहाना नहीं सूझा तो फिर उनकी तरफ देखने लगी। उन्हें रहम आ गया। उसकी बात संभालते हुए कहने लगे, असल में ये खासी नाजुक मिजाज है, वहाँ के मौसम की शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाई। जाते ही नज़ला और ज़ुकाम शुरू हो गया। फिर इससे पहले कि ये बुखार वगैरह में मुब्तला होती मैं वापस ले आया। आप इनकी शक्ल नहीं देख रही? हाँ, अम्मी ने उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। कमज़ोर लग रही है, वरना मेरा तो ख्याल था वहाँ की आबो हवा अच्छा असर डालेगी। वैसे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, आपके बगैर घर सूना सूना लग रहा था। निदा उसके गले में बाजू हुमायल करती हुई बोली। रबिया, अब आप जल्दी से निदा को उसका गिफ्ट दे दीजिए, वरना ये यूं ही झूठी मोहब्बत जताती रहेगी। उन्होंने हंसते हुए निदा को छेड़ा तो वो बुरा मानती हुई बोली, आपका मतलब है मैं सिर्फ गिफ्ट की खातिर? बिल्कुल जी नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट की। मैं ऐसे ही भाभी से बहुत प्यार करती हूँ, आपसे भी ज़्यादा। मुझसे भी ज़्यादा? उन्होंने आंखें दिखाई। बिल्कुल, वो उन्हीं के अंदाज में कहकर हंसती हुई उठ खड़ी हुई। जा कहाँ रही हो? चाय लाने? हाँ यार, बहुत शदीद ख्वाहिश हो रही है चाय की, और प्लीज़ ज़रा जल्दी लाना। फिर अम्मी की तरफ देखते हुए पूछने लगे, महरोज़ कहाँ है? ऑफिस में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसे? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं की उसने। मेरा ख्याल है अब वो ऑफिस के मामलात अच्छी तरह समझने लगा है। ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कॉर्नर टेबल खींचकर सामने रखी और उस पर टांगें सीधी करते हुए इत्मीनान भरा सांस लेकर बोले, मुझे भी बहुत इत्मीनान हो गया है। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी दिन रात की मसरूफियत ने मुझे परेशान कर दिया था। अब कुछ वक्त फरागत का तुम्हें भी मिल पाएगा। हाँ, उन्होंने कहा और निदा की तरफ मुतवज्जे हो गए, जो चाय लेकर आ रही थी। फिर चाय पीते ही वो उठ खड़े हुए। मैं अब सोऊंगा और प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर अपने कमरे की तरफ जाते जाते कहने लगे, निदा, अव्वल तो किसी को मेरे आने का इल्म नहीं है, फिर भी कोई फ़ोन वगैरह आए तो मेरा मत बताना। जी अच्छा। निदा ने सर हिलाया। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया तो कहने लगी, 2 दिन पहले आपकी कहीं बाहर से कॉल आई थी। कौन था? शायद साकिब हसन नाम था। निदा अनजाने में भौंचाल ले आई थी। वो फ़ौरन उसकी तरफ देखने लगे। वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर सर उठाकर निदा की तरफ देखने लगी थी और शायद उसके मज़ीद कुछ कहने की मुंतज़िर भी थी। करीब था कि बेख्तियार उससे कोई सवाल कर बैठती और उससे पहले बोल पड़े। कुछ कहा साकिब हसन ने? मेरा मतलब है कोई मैसेज वगैरह छोड़ा? नहीं, कह रहे थे फिर रिंग कर लेंगे। अच्छा, इंतज़ार रहेगा। उसकी तरफ देखकर मायने खेज़ अंदाज में कहते हुए अपने कमरे में चले गए और उनके लहजे पर गौर करती रह गई। बेटा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। अम्मी ने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गई। फिर फ़ौरन संभलते हुए बोली, नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है मैं निदा को उसका गिफ्ट दे दूँ। मैं कुछ भी नहीं लूँगी, निदा बुरा मानकर बोली। कम ऑन निदाशा, रोज़ तो यूं ही मजाक कर रहे थे और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल शुबा नहीं है। सच कह रही हैं? निदा मासूमियत से पूछ बैठी। बिल्कुल सच। उसने मुस्कुराकर निदा का गाल थपका। फिर सूटकेस की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। आपका सूटकेस अम्मी ने आपके कमरे में रखवा दिया है? अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो जल्दी में चल पड़ी। कमरे में दाखिल हुई तो ठठक कर रुकना पड़ा। शरोज़ मसहरी पर नीमदराज सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। उस पर नज़र पड़ी तो नज़रें उसी पर जमी रहने लगी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। मैं कह कर आया था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? लहजे की तलखी उसने महसूस की, लेकिन वजह न जान सकी। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। मेरी बातें याद रखा कीजिए। जी। किस काम से आई थी? जो भी काम था बाद में कर लूँगी। वो जल्दी से कहकर बाहर निकल आई और उसके पीछे बंद दरवाजे को देखते हुए वो उलझ गए। अपने रवैये पर खुद हैरान हुए। फिर अपने आप को सरजनिश करने लगे। असल में वो उसके साथ बहुत अच्छे मूड में आए थे और अम्मी और निदा के साथ खुशगवार माहौल में बातें भी की, लेकिन अचानक साकिब हसन के जिक्र ने उनके अंदर नागवारी की लहर दौड़ा दी थी। गुज़श्ता दिनों से वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे और उनकी आंखों को रत जगह बख्शने वाली रबिया ही थी। अब घर आते ही उसने सोचा वो सुकून से लंबी तान कर सोएंगे, लेकिन निदा ने अनजाने में साकिब हसन का नाम लेकर उनका सारा मूड दरहम बरहम कर दिया था। और फिर जिस तरह निदा के मुंह से साकिब हसन का नाम सुनकर रबिया ने चौंक कर देखा था, उससे भी वो खासे डिस्टर्ब हुए थे और इस वक्त से अपने कमरे में आकर वो अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका चौंकना एक फितरी अमल था और जाहिर है उसे उसी के नाम पर चौंकना है। फिर वो क्यों बुरा मान रहे हैं? लेकिन दिल किसी तरह कोई भी बात मानने पर आमादा नहीं था। अपने आप से लड़ रहे थे कि वो सामने और उससे बात करते हुए अंदर की सारी तलखी लहजे में सिमट आई। अब वो चली गई थी, शायद उनके रवैये को महसूस करके तो वो पशेमानियों में घिर गए। कई बार सोचा जाकर देखें वो क्या कर रही है और किसी भी तरह अपने रवैये की तलाफ़ी कर दें, लेकिन फिर अपनी सोच पर अमल करना मुनासिब नहीं लगा तो अपने आप पर जबर करके सोने की कोशिश करने लगे। फिर जब आई तो गुज़श्ता 2 रातों के रत जगे की कसर पूरी कर दी। पूरा दिन और पूरी रात सोते रहे। सुबह फिर
जल्दी उनकी आंख खुली तो तबीयत खासी फ्रेश थी, जहन भी हल्का फुल्का था। फौरी तौर पर कोई बात याद ना आई। फिर जब सूटकेस पर नज़र पड़ी तो याद आया कि वो तो सुबह आए थे। फ़ौरन कलाई पर बंधी घड़ी देखी, दिन की तारीख देखकर हैरान रह गए। मेरे खुदा, इतनी बेखबरी की नींद तो मैं कभी नहीं सोया। पेशानी पर आए बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए सोचा। फिर फ़ौरन ही रबिया का ख्याल आया। वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बहुत आहिस्ती से बेड से उतरे और उसी तरह एहतियात से स्टडी का दरवाज़ा खोलकर देखा। वो सोफे पर सो रही थी, जहाँ उसके आने के बाद से वो खुद सोया करते थे। उन्हें अफसोस होने लगा, पता नहीं वो आराम से सोई होगी या नहीं, पता नहीं उनके बारे में क्या ख्याल किया होगा। यही सब सोचते हुए गाउन पहनकर लॉन में निकल आए। रुखसत होता अंधेरा उजाले की आगोश में पनाहें ढूंढ रहा था। मखमली घास शबनम से घुसल करके निखर आई थी और चारों तरफ कतार से लगे पौधों पर खिले फूल उन्हें सुबह बखैर कह रहे थे। हवाएं अलग सरगोशियां करती हुई उनके चेहरे को छू रही थी। उन्होंने आहिस्ता रवि से पूरे लॉन का चक्कर लगाया और पलटने लगे तो महरोज़ को अपनी तरफ आता देखकर वहीं रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। महरोज़ ने करीब पहुंचकर सलाम किया तो जवाब में उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कैसे हो? मुस्कुराकर पूछा। फ़ाइन, आप बताइए। हनीमून से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बस यार, मैं कल शाम में आपसे मिलना चाहता था लेकिन आप सो रहे थे। हाँ, मैं बहुत लंबी नींद सोया, तो मुझे उठा देते। मैंने कहा था लेकिन भाभी ने मना कर दिया। कहने लगी आपने सख्ती से मना किया है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था। उन्होंने एतराफ़ किया। तुम बताओ, ऑफिस में सब ठीक है? और तो सब ठीक है, बस ज़रा जे कंस्ट्रक्शन वाले पेमेंट में कुछ पसोपेश से काम ले रहे हैं। पेमेंट के मामले में वो ऐसे ही हैं, जब पैसों की बात आती है उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती है। वो हंसते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो आप उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दें। नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं है, मैं देख लूँगा उन्हें। दोनों ऑफिस के मामला डिस्कस करते हुए आ बैठे तो खानसमा उनके लिए चाय ले आया। भाभी उठ गई। महरोज़ चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछने लगा, पता नहीं, असल में मैं बहुत जल्दी उठ गया था। इस वक्त वो सो रही थी। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, फिर फ़ौरन चाय का कप होंठों से लगा लिया। वैसे आप बहुत लकी हैं, शरोज़ भाई के रबिया भाभी जैसी लड़की आपकी शरीके सफ़र है। अच्छा, वो खामखा हंसे। क्या वो बहुत अच्छी है? क्यों, आपको शक है क्या? नहीं, खैर मुझे तो शक नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। सिर्फ महरोज़ के सामने ही एतराफ़ नहीं किया, दिल भी गवाही दे रहा था। अम्मी भी उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं और निदा तो जी जान से फ़िदा हैं। वो कुछ कहना चाहते थे कि रबिया को कमरे से निकलते देखकर अपनी बात होंठों में रोक ली, जबकि महरोज़ उसे देखते ही कहने लगा, बड़ी उम्र है आपकी, अभी हम आप ही का जिक्र एक खैर कर रहे थे। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। वो उन्हें नज़रअंदाज करके पूरी तरह महरोज़ की तरफ मतवज्जह थी। क्या मतलब? महरोज़ वाकई नहीं समझा। भाई, हमारे यहाँ जिक्र खैर तो अब सिर्फ मरने वालों ही का किया जाता है, और मैं तो खुशकिस्मती से कह लो या बदकिस्मती से ज़िंदा सलामत खड़ी हूँ। रबिया, उन्होंने टोका, सुबह ही सुबह कैसी बातें करने लगी। सॉरी, वो नज़र झुकाकर बोली, भाभी आपकी यही बात बहुत अच्छी है, फ़ौरन मसलहत पर आमादा हो जाती हैं। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो यहीं बहस करने खड़ी हो जाती, सारा इल्ज़ाम मेरे सर रख कर कहती। महरोज़ ने ऐसी बात कही जिसकी वजह से ऐसा जवाब दिया, और जब तक मुझे भाईजान से डांट न पड़वा देती उसे चैन ना आता। महरोज़, अब उन्हें महरोज़ को टोकना पड़ा। बात को मज़ीद तुल देने की बजाय जाकर रबिया के लिए नाश्ते का कहो। जी अच्छा। वो उठने लगा तो उसने रोक दिया। मैं चाय नहीं पीऊँगी, और वैसे भी अब मैं किचन में जा रही हूँ। उसके साथ ही वो किचन की तरफ गई और उसे जाते हुए देखते रहे। समझ गया कि वो उनके कल के रवैये से खफा है और है तो भी एहतजाजन उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। फिर जब वो नहाने के बाद ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के घर से डाइनिंग रूम में आए तो देखते ही कहने लगी, खूब सोए जी, किसी ने उठाया ही नहीं। कि नखियों से उसकी तरफ देखा। तुमने खुद ही तो मना किया था, और ये अब कहाँ की तैयारी है? जाहिर है ऑफिस जाऊँगा। बेटा, ऑफिस तो तुम्हें जाना ही है, अगर 2-1 दिन और आराम कर लेते तो। लेकिन अम्मी, घर में बैठकर क्या करूँगा? घर में बैठने की क्या ज़रूरत है? रबिया को उसके मैके ले जाओ आज ही। जाहिर है बच्ची अपने घर वालों से मिलना चाहेगी, और क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं है? तनबीही अंदाज इख्तियार किया। रबिया ने कहा ही नहीं। वो खुद बरी-ओ-ज़मा होना चाहते थे कि अम्मी ने टोक दिया। कैसी बातें करते हो शहरोज़ अहमद, क्या हर बात वो कहेगी तभी तुम्हें ख्याल आएगा? तुम्हें उसके का ख्याल रखना चाहिए। जी आइंदा ऐसा ही होगा। वो चाय का आखिरी घूंट लेकर खड़े हो गए। रबिया नाश्ते के बाद जाएगा चलेंगे? जी। वो उनकी तरफ देखने का हौसला नहीं कर पाई, यूं ही सर झुकाए हुए बोली थी। फिर नाश्ते के बाद वो डरते डरते कमरे में आई थी, कहीं वो कोई सख्त बात ना कह दे, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं थे। उसने शुक्र किया और जल्दी से अलमारी से सूट निकालकर बाथरूम में घुस गई। अपने आप में गिल्टी फील कर रही थी
ठीक कहा था शरोज़ ने कि अम्मी उनका उसकी ज़ात को नज़रअंदाज करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगी, और अब वैसा ही हुआ था। तैयार होकर वो कमरे से निकली तो शरोज़ अम्मी के साथ टीवी लाउंज में नज़र आए। उसे देखते ही कहने लगे, वो गिफ्ट ले आई जो मैंने आपकी सिस्टर्स के लिए लिए थे। वो उन्हीं पैरों वापस लौट गई, और जब तीनों गिफ्ट एक शॉपिंग बैग में लेकर वापस आई तो इजाज़त लेकर उठ खड़े हुए। उसने भी अम्मी से इजाज़त ली और उनके पीछे चल पड़ी। आई एम सॉरी रब्या, वो गाड़ी उसके घर जाने वाले रास्ते पर डालते हुए बोले, कल मैं आपके साथ कुछ तल्खी से पेश आया। ये छोटी छोटी बातें तो मामूल का हिस्सा है शहरोज़ अहमद, और मुझे इन्हें फेस करना है। वो इतनी जल्दी अपनी बात लौटाए जाने पर हैरान थे। जब भी तो बकिया तमाम रास्ता कुछ बोल ही ना सके। अम्मा के घर में वही मामूल था। नाश्ते के बाद छोटी आपा सफाई में लगी हुई थी और अम्मा बरामदे में रखे तख्त पोश पर बैठी शायद दोपहर के खाने के बारे में सोच रही थी कि क्या पकना चाहिए। उन दोनों को आते देखकर खिल उठी, उसे सीने से लगाया, फिर शहरोज़ के सर पर हाथ फेरते हुए छोटी आपा को आवाज़ देने लगी, सोफिया अंदर से कुर्सी लेती आओ शहरोज़ मियाँ के लिए। अरे नहीं अम्मा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। वो वहीं अम्मा के पास तख्त पोश पर बैठ गए, जबकि वो अभी आई कहती हुई अंदर चली गई। छोटी आपा तक शायद अम्मा की आवाज़ नहीं पहुँची थी, जब भी वो अब तक झाड़ू देने में मसरूफ़ थी। उसने पीछे से जाकर उनकी आंखों पर हाथ रख दिए और उसके हाथों को छूते ही छोटी आपा कहने लगी, अरे रबिया तुम कब आई? अभी। वो सामने से आकर उनसे लिपट गई, फिर अलग होते हुए बोली, ये क्या हुलिया बना रखा है? रखिए झाड़ू, शरोज़ भी आए हैं। अच्छा कहाँ हैं? भाई अम्मा के पास बैठे हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। छोटी आपा हाथों से बाल ठीक करती हुई उसके साथ कमरे से निकली। शहरोज़ को सलाम किया, फिर अम्मा के पास बैठते हुए उनका हाल अहवाल पूछने लगी। अरे बेटा पहले चाय वगैरह का तो पूछ लो। अम्मा ने टोका तो छोटी आपा फ़ौरन माजरत करती हुई उठने लगी, लेकिन उसने रोक दिया। छोटी आपा हम अभी नाश्ता करके आ रहे हैं, सिर्फ चाय पी लेना। मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। अलबत्ता शरोज़ से पूछ लें ये पीना चाहें तो। सिर्फ एक कप चाय, पर आप हमें टरखाना चाहती हैं तो ज़रूर पिला दें, वरना मैं तो आज फरागत से आया था। उनके हल्के फुल्के लहजे में हल्की सी शोखी थी। शहरोज़ भाई आपका अपना घर है, अभी मैं आपको चाय भी ज़रूर पिलाऊंगी और खाने में जो आप पसंद करेंगे वही। अच्छा। वो हंसे। बैठ जाइए आराम से, मुझे इस वक्त चाय की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। तकल्लुफ़ तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। चलिए अब ये बता दें खाने में क्या पसंद करेंगे? भाई जो आप पका देंगी वही खा लूँगा। फिर उसे मतवज्जे करते हुए कहने लगे, क्यों रबिया, मैंने कभी किसी ख़ास चीज़ की फरमाइश की है? उसने बस नफ़ी में सर हिलाया और अम्मा का पानदान खोलकर उसमें से छालियाँ निकालने लगी। रबिया, छोटी आपा को अचानक याद आया तो कहने लगी, एक खुशखबरी सुनो, बड़ी आपा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। क्या? उसके मुंह से हैरत और खुशी की मिलीजुली चीख निकल गई। सच अम्मा? कैसा है? किस पर गया है? आपने देखा है? और बड़ी आपा उस वक्त कहाँ है? एक ही सांस में सवाल पे सवाल किए गई। तौबा रबिया, तुम तो पागल ही हो गई। छोटी आपा हंसी। पागल कर देने वाली खुशी ही तो है, मैं अभी से देखूंगी। चले शहरोज़, उन्हें मुखातिब करते हुए इख्तियार उनके कंधे पर हाथ रख गए, और वो जो उसके चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंगों की बरसात देख रहे थे, कंधे पर उसके हाथ का लम्स महसूस करके चौंक गए। चलेंगे? चलेंगे नहीं, अभी चलें। कंधे पर गिरफ्त मजबूत करते हुए इसरार किया, फिर अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्यों अम्मा, मैं अभी जाऊँ ना? चली जाना बेटा, इतनी जल्दी क्या है? दोपहर के खाने के बाद चली जाना। नहीं अम्मा, मैं अभी जाऊँगी, दोपहर के खाने तक आ जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अम्मा की इजाज़त मिलते हुए शहरोज़ अहमद की तरफ देखने लगी तो वो कंधे झुकाकर रह गए। हैं कहाँ बड़ी आपा? हॉस्पिटल या घर? वो जाते जाते पलट कर पूछने लगी। घर पर है। छोटी आपा उसकी बौखलाहट पर बेसाख्ता हंसी और वो जल्दी से शहरोज़ के साथ वहाँ आ गई। लगता है आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगे। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपनी धुन में मगन कहने लगी। बड़ी आपा के लिए मैंने बहुत दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ उन्हें बेटा दे। बेटा ही क्यों, असल में हमारा कोई भाई नहीं है ना, और अम्मा को भी हमेशा बेटे के ना होने का एहसास रहा, इसलिए हम सब की ख्वाहिश थी कि बड़ी आपा की गोद में पहले बेटा आए। चले आपकी दुआएं रायगा नहीं गई। वैसे भी शायद शिद्दत से मांगी जाने वाली दुआएं रायगा नहीं जाती हैं। शायद नहीं, यकीनन। अच्छा। उन्होंने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर विंड स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए, और कौन कौन सी दुआएं आप शिद्दत से मांगा करती हैं? वो उनकी बात पर चौंकी और फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय क्यास करने लगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपने बताया नहीं। उन्होंने दोबारा पूछा तो वो बराह रास्त जवाब देने के बजाय रुक रुक कर यूँ बोली, कोई एक नहीं शहरोज़ अहमद, दुआएँ तो बेशुमार हैं जो मुद्दत से मांगा करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कि मुस्तजाब हुई दुआएँ होंगी जिन्हें ऊपर वाला मेरे हक़ में बेहतर समझेगा। आप ठीक कहती हैं और हकीकत में भी ऐसा ही है, लेकिन अक्सर लोग दुआओं के मुस्तजाब ना होने पर शिकवा कुना रहते हैं। इन अक्सर लोगों में मुझे भी शामिल कर लें, क्योंकि मैं भी कभी कभी शाकी हो जाती हूँ। उन्हें अच्छी लगी और कुछ कहना चाहते थे कि वो एक तरफ इशारा करती हुई बोली,
आप शायद भूल गए बड़ी आपा का घर ये है, बस यहीं रोक दें। उन्होंने गाड़ी बंद की। फिर उससे कहने लगे, मेरा ख्याल है यूँ खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब तो आ गए हैं। उसके साथ ही वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। उन्होंने गाड़ी लॉक की, फिर उसके करीब आकर जेब से पर्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में कहने लगे, आप बच्चे की खाला हैं, अव्वल तो आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, और अगर आ ही गई हैं तो प्लीज़ बच्चे का हाथ खाली मत रहने दीजिएगा। उसने खजल होकर उनके हाथ से पर्स लेकर अपने बैग में रख लिया। बड़ी आपा को उसने ढेरों मुबारकबाद दी और फ़ौरन बच्चे को गोद में उठा लिया। दूल्हा भाई भी घर पर थे। शरोज़ उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। किसी किसी वक्त उसकी तरफ देख लेते जो बच्चे को गोद में लिए, कभी उसके हाथों को अपने गालों के साथ लगा लेती और कभी उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिका लेती। साथ साथ बड़ी आपा से बातें भी किए जा रही थी। मुलाजमा ट्रॉली घसीटती हुई अंदर आई तो बड़ी आपा ने उसे चाय बनाने का इशारा किया। उसने बच्चे को उनके बराबर लिटाया, फिर आकर चाय बनाने लगी। रबिया, दूल्हा भाई उसे मुखातिब करके शरारत से कहने लगे, तुम हनीमून का क्या तोहफ़ा लाई हो? क्या मतलब? भाई जिस तरह हमारा हनीमून का तोहफ़ा ये नौमौलूद है। मेरे खुदा, ये दूल्हा भाई क्या कह रहे हैं? वो भी शरोज़ अहमद के सामने। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हथेलियाँ तर हो गई और चेहरे से लगा जैसे गरम गरम भाप निकल रही हो। शरोज़ अहमद की मौजूदगी के एहसास ने तो सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। दिल चाहा सब कुछ यहीं छोड़कर भागती हुई यहाँ से निकल जाए। शरोज़ अहमद उसकी कैफियत महसूस कर रहे थे, इसलिए इससे पहले कि दूल्हा भाई उसे मज़ीद छेड़ते, उन्होंने मौजू बदलने की घर से बिजनेस की बातें छेड़ दी। उसने दिल ही दिल में शुक्र करते हुए जल्दी से चाय बनाकर ट्रॉली उनके आगे धकेल दी और अपनी चाय लेकर दोबारा बड़ी आपा के पास आ बैठी। फिर चाय पीते ही वो जाने की बात करने लगी। दूल्हा भाई शरोज़ को खाने के लिए रोक रहे थे। उसने माजरत करते हुए बताया कि खाना वो अम्मा के घर खाएंगे। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगे, चले रबिया जी। वो इजाज़त तलब नज़रों से बड़ी आपा की तरफ देखने लगी। रबिया, शरोज़ अहमद ने दोबारा पुकारा और उसकी तरफ देखने पर जाने का इशारा किया। वो नहीं समझी तो दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर मातम करते हुए खुद ही कहने लगे, असल में हम इतनी जल्दी में आए कि बच्चे के लिए कुछ ला नहीं सके। उन्होंने इतना ही कहा था कि उसे याद आया। फ़ौरन बैग खोलकर उनके पर्स में हाथ डाला और ये देखे बगैर कि हाथ में कितने का नोट आया, बच्चे की तरफ बढ़ाया था कि शरोज़ अहमद ने उसका हाथ मुट्ठी में दबा लिया। ये क्या हमाकत है? दबे दबे लहजे में डांटा। क्या हुआ? सादगी से पूछने लगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया। गैर महसूस तरीके से उसका हाथ पीछे किया। फिर बड़ी आपा दूल्हा भाई के मना करने के बावजूद खुद ही 500 रुपये बच्चे को दिए और यूं ही उसका हाथ पकड़े हुए बाहर आए। वो उसकी सरकत पर अंदर ही अंदर बहुत उलझ रही थी, लेकिन जब गाड़ी में बैठते ही उन्होंने उसका हाथ उसकी आंखों के सामने किया तो वो 10 का नोट देखकर बेहद शर्मिंदा हुई। आखिर कहाँ रहती हैं आप? उन्होंने गुस्से से कहा तो वो सर झुकाकर निचला होंठ काटने लगी। अगर ये बच्चे के हाथ में चला जाता तो आई एम सो सॉरी, उसी के लहजे में कहा और गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। ज़हन को हाजिर रखा कीजिए, आइंदा आपकी इस किस्म की हमाकतें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझिए आप। अम्मा के घर दाखिल होने से पहले उन्होंने उसे वार्निंग दी थी। वक्त दबे पाँव गुजर रहा था। अगर साकिब हसन का ख्याल दरमियान में ना होता तो वो अब तक शरोज़ अहमद के घर और उनके माहौल में मुकम्मल तौर पर रच बस गई होती, लेकिन वो जानती थी कि वो इस घर में कुछ अरसे की मेहमान है। इसलिए अम्मी की बेपनाह शफ़क़त व निदा की जान छिड़कने वाली अदाओं और महरोज़ की मोतबर कर देने वाली बातों के बावजूद उसने अपनी हद कायम रखी। अम्मी उसकी हर बात में जी कहने की आदत को उसकी सादतमंदी पर मामूर करती थी, लेकिन हकीकत में वो दामन बचाया करती। उसका ख्याल था उसे इस घर के मामलात में दखल देने या राय देने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो सिरे से इस घर की फ़र्द ही नहीं है। 6 महीने हो गए थे उसे इस घर में आए हुए और इस तमाम अरसे में उसने कभी इरादतन अपनी कायम की हुई हद फलांगने की कोशिश नहीं की थी। उसके अंदाज में अब भी तकल्लुफ़ और झिझक इतनी कि ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए भी 100 बार सोचती थी। ख़ास तौर से कभी अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं किया। अम्मी एहसास दिलाती या शरोज़ खुद से कहते तब भी पहले इनकार करती, फिर मजबूरन हथियार डालने पड़ते। उसका ख्याल था घर वाले बहुत जल्द उसके इस रवैये से बेजार हो जाएंगे कि हंसती खिलखिलाती ज़िंदगी में वो रोती बसोरती कहाँ से आ गई है। लेकिन इसके बरक्स सब उसके गर्विदा होते गए। उसका धीमे अंदाज में बोलना और धीरे धीरे चलना सबको अच्छा लगता था और यूं ही दबे पाँव ही तो वो शरोज़ अहमद के दिल के दरवाज़ों से होती हुई ऐवानों में जा बसी थी। उसे खुद खबर नहीं हुई थी कि वो उस शख्स को अपना असीर कर गई है जिसे साकिब हसन उसका मुहाफिज बना गया था। और ख़बर होती भी कैसे? शरोज़ अहमद जिस आग में जल रहे थे उन्होंने उसकी तपिश से उसे महफूज रखा था। अब तक तो वो अपने आप से ही लड़ रहे थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है और उनके पास अमानत है और उन्हें ख़यानत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। वो शुरू से एक ख़ासी हकीकत पसंद थे, लेकिन कभी कभी आदमी हक़ाइक़ से नज़रें चुरा भी लेता है, कभी हालात से मजबूर होकर और कभी यूं ही दिल के कहने में आकर। और उनके साथ पता नहीं क्या मामला था कि उस रोज़ ऑफिस से ज़रा जल्दी आ गए
वो उस वक्त अम्मी के पास बैठी थी। सामने वहीं आकर बेतकल्फ़ी से उसे मुखातिब करते हुए कहने लगे, रबिया, मैं आपकी खातिर जल्दी आ गया हूँ, चलिए कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं, आपको कुछ शॉपिंग करवा दूँगा। वो उनके इस अंदाज़ पर बहुत हैरान हुई। चले जल्दी करें, उसकी हैरत से पूरी खुली आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। जाओ बेटा, शरोज़ तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आया है, अम्मी ने कहा। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आए। वो भी उसके पीछे चले आए। टीवी लाउंज तक आए तो फ़ोन की बेल बजने लगी। आप हुलिया ठीक करके आइए, उससे कहा और खुद फ़ोन की तरफ बढ़ गए। फिर अभी वो कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वो पुकार कर कहने लगे, रबिया, आपका फ़ोन है। वो वहीं से पलट आई और रिसीवर उनके हाथ से लेकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ साकिब हसन था, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो घबराकर उनकी तरफ देखने लगी। उनकी पेशानी शिकन आलूद थी और होंठ भींचे हुए थे। उसे मतवज्जे पाकर कदमों की ज़ोरदार आवाज़ पैदा करते हुए उसे कमरे में चले गए। रबिया, साकिब हसन उसकी मुसलसल खामोशी पर पुकारे जा रहे थे। हाँ कहो, उसके अलग से फंसी फंसी आवाज़ निकली। कहाँ खोई हुई हो? मेरी पुकार का जवाब ही नहीं दे रही। मैं तुम्हें ही सुन रही हूँ, कहो कैसे हो? तुम्हारे बिन अधूरा हूँ। ये बताओ मंजिल कितनी दूर नहीं है मेरी जान, बस कुछ वक्त और। क्या तुम घबरा गई हो? हाँ, उसने एतराफ़ किया। तुम मुझे किस मुश्किल में डाल गए हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? तुम खुद सोचो, अभी तुम्हारा फ़ोन शहरोज़ ने रिसीव किया तो वो क्या सोचते होंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, ख्वामखा ऐसी बातों से परेशान मत हुआ करो। उसके खामोश रहने पर कहने लगा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मुझे एक बड़ी फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। पहली जॉब का क्या हुआ? जाहिर है छोड़ दी। अब जो जॉब मिली है वो मेरी तवक्को से कहीं बढ़कर है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। शायद लाइन कट गई थी। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर आहिस्ती से रिसीवर रख दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था अपने कमरे में कैसे जाए और कैसे शहरोज़ अहमद का सामना करे। शशोपंज में मुब्तला खड़ी सोच रही थी कि वो खुद ही कमरे से निकल आए। उसे जो यूं खड़े देखा तो कहने लगे, चलना नहीं है? जी। वो उसी तरह उनके साथ चल पड़ी। ख्याल था रास्ते में वो किसी न किसी बहाने साकिब हसन का जिक्र ज़रूर करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कह रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अपना मूड भी काफ़ी हद तक खुशगवार कर लिया था। आउटिंग के दौरान उससे इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करते रहे और शॉपिंग के दौरान हर चीज़ में उसकी पसंद पूछते रहे। उसका एक ही जवाब होता, मुझे वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है या नहीं, आपको लेनी है, वो रूप से कहकर उसकी पसंद पूछते। फिर वापसी में रात का खाना चाइनीज़ में खाया। जब घर आए तो सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उसने घड़ी देखी, 11 बजने वाले थे। अपने कमरे में आते ही उसने तमाम पैकेट बेदिली से सोफे पर डाल दिया और शहरोज़ स्टडी की तरफ जाते जाते पलट कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या बात है, थक गई हैं? वो शायद उसकी बेजारी महसूस कर गए थे। नहीं, वो खुरदरे लहजे में बोली। फिर ये शहरोज़ अहमद की ये सारी बातें मामूल का हिस्सा सही, इसके बावजूद मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। वो इतने सारे पैकेटों की तरफ इशारा करती हुई बोली। क्यों नहीं चाहिए? उनका लहजा बेहद सर्द हो गया। मैं क्या करूँगी इन सब का? आप इन्हें इस्तेमाल करेंगी? वो उसकी तरफ आते हुए बोले। आप मेरी मनकुआ हैं, शहरोज़ अहमद की मनकुआ, जिसका मुआशरे में एक मकाम है, एक नाम है, और जब तक आप यहाँ रहेंगी आपको मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक रहना होगा, समझिए आप? शहरोज़ अहमद, उसके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की और वो फटी फटी आंखों से उनका ये बदलता रूप देख रही थी। और ये थी इसकी आज की सेकंड एपिसोड, और बाकी एपिसोड्स आप लोगों को डेली बेसिस पर इसी तरह मिला करेंगी। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा स्लो चल रहा है और समझ नहीं आ रही कि इसका इख्तिताम क्या होगा। वैसे मुझे शरोज़ अच्छा लग रहा है साकिब की निस्बत। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि साकिब को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसके पास जॉब भी तो कर सकता था। क्या ज़रूरत थी उसका निकाह करने की? उसको इतना, वो डफर, इतना बेवकूफ़ इंसान मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसे निकाह करवा दे और कहेगा कि वो अमानत रखेगा। ऐसे थोड़ी होता है। खैर, अब पता नहीं ये ऊँट किस करवट बैठता है। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।